इंस्पेक्टर नावल्स में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का नावल स्टार्ट करते हैं। सुबह सवेरे घर के सब लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे, लेकिन अहद अपने कमरे में सो रहा था और नाश्ते के लिए नहीं गया। जिस पर मिस्टर बिलाल ने अपनी वाइफ से पूछा, क्या वो आज भी यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा? जी, वो कल रात अपने दोस्तों के साथ बाहर था, इसलिए घर देर से आया, तो वो आज भी यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा। उन्होंने दबी हुई आवाज़ में कहा, क्योंकि वो अक्सर अपने बेटे की लापरवाही और गलतियों पर पर्दा डाल देती है। आपने इसे बिल्कुल बिगाड़ दिया है, थोड़ी सख्ती करें इस पर। खैर, मैं इस बारे में आकर बात करूंगा अहद से भी और आपसे भी। चलता हूँ मैं, अल्लाह हाफिज़। मिस्टर बिलाल ने बात ख़त्म की और ऑफिस की जानिब चले गए। दूसरी तरफ वासिद को अस्पताल से कॉल आती है कि एक मरीज़ की हालत बहुत ख़राब है, आप जल्दी आएँ। और वो जाने लगता है। बेटा, नाश्ता तो ठीक से कर लो। मामा, आप फिक्र नहीं करें, मैं कर लूँगा नाश्ता। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अहद, उठ जाओ। और कितना सोओगे? मामा, सोने दे मुझे प्लीज़। नहीं, उठ जाओ। अब वैसे भी तुम्हारे बाबा काफ़ी नाराज़ होकर गए हैं तुमसे। लेकिन क्यों मामा? वो आएंगे तो उन्हीं से पूछ लेना, लेकिन अभी तुम मेरा काम कर दो। क्या काम? अहद ने हैरानगी से पूछा। अपने भाई के अस्पताल जाओ, उसे अपने सामने बिठाकर खाना खिलाना, क्योंकि वो रोज़ ठीक से नाश्ता नहीं करता। अगर इसी तरह वो रोज़ बाहर का खाना खाएगा तो इसकी सेहत खराब हो जाएगी। मामा, मुझे नहीं जाना। वहाँ पर सारे लोग पागल हैं और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद वो सब। बेटा, इस तरह नहीं कहते, वो सब भी तो इंसान है, और जो लोग दूसरों की तकलीफ को समझते हैं इन्हें अल्लाह भी पसंद करता है। अच्छा मामा, ठीक है, जा रहा हूँ मैं। बस आप खुश हो जाएं आप। अहद अस्पताल पहुंचता है तो वो अपने भाई के कमरे की तरफ तेजी से बढ़ता है, तो वो अचानक वो किसी से टकरा जाता है। जब इसने पीछे मुड़कर देखा तो वो एक लड़की थी और वो सीधा जा रही थी, लेकिन इसका चेहरा नहीं दिखता है। सुनो पागल लड़की, देखकर नहीं चल सकती तुम? लेकिन इस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और चली जाती है। अहद बासित के पास पहुंचता है, कहता है, जल्दी से लंच करो, मुझे घर जाना है। मैं मजीद यहाँ नहीं रुक सकता, मेरा दिमाग खराब होता है यहाँ आकर। मेरे भाई, मुझे मालूम है तुम्हें यहाँ आना पसंद नहीं, तुम बस 15 मिनट इंतजार करो, मैं आता हूँ कुछ मरीजों को चेक करके। ठीक है। अहद काफी बोर हो रहा होता है, तो वो कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि एक पागल आदमी गेंद से खेल रहा है, और वो गेंद को तेजी से फेंकता है तो गेंद कहीं गुम हो जाती है और रोने लगता है। अहद ये सब देखकर हंसने लगा, और फिर अहद इसकी गेंद को तलाश करने के लिए बाहर आता है तो देखता है कि गेंद एक लड़की के पास गिरी हुई है, और वो लड़की वही होती है जिससे अहद टकराया था। जब वो गेंद वहां से उठाता है तो उसकी नजर इस लड़की पर पड़ती है। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत होती है, लेकिन इसकी नजरें झुकी हुई थी, और वो अहद को नहीं देखती, लेकिन अहद की नज़र इस पर लड़की पर ही रहती है, और वो सोचता है कि इस पागल खाने में भी कोई इतना खूबसूरत हो सकता है। अहद इसे मुसलसल देख रहा होता है। सुनो लड़की, क्या तुम इस पागल खाने में रहती हो? लेकिन इस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर अहद सोचता है कि लगता है लड़की पागल है, इसलिए मेरे जवाब किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही। फिर वहाँ एक नर्स आती है और इस लड़की को लेकर जा रही होती है, तो अहद इस नर्स से पूछता है कि क्या ये लड़की भी पागल है? नर्स कहती है, जी ये भी मरीज है, और फिर इस लड़की को लेकर चली जाती है। और अहद भी बासित के पास वापस आ जाता है और दोनों साथ खाना खाने लगते हैं। तो खाने के दौरान अहद कहता है, भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम्हारे इस पागल खाने में एक खूबसूरत लड़की भी है, और वो भी पागल। बासित समझ जाता है कि अहद किसकी बात कर रहा है, और फिर बासित ने अहद को बताया कि हाँ वो पागल है, लेकिन कभी कुछ नहीं कहती, और दूसरे पागलों की तरह तंग भी नहीं करती, लेकिन हाँ इसे कभी कभी दौरे पड़ते हैं। खैर, तुम इस लड़की के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? वो बस ऐसे ही भाई, मैंने सोचा कि इस पागल खाने में कोई पागल लड़की पागल भी हो सकती है। अहद ने नजर चुराते हुए कहा, अच्छा जी, और कुछ पूछना है मेरे भाई को किसी मरीज के बारे में? बासित का अंदाज इसे तंग करने जैसा था। नहीं भाई, क्या हो गया? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके मरीजों में। और फिर राहत को इसके दोस्त यासिर की कॉल आती है कि मुझे कुछ जरूरी काम जहाँ भी है, जल्दी आ। भाई मैं यासिर के पास जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है, आप मामा से कह देना मैं घर लेट आऊंगा। और बासित इससे पहले कुछ पूछता हाथ से वो जल्दी में वहां से निकल जाता है। और यहाँ मिस्टर बिलाल अहद के बारे में पूछने के लिए अपने दोस्त हाशिम को कॉल करते हैं। सर हाशिम अहद के यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं, और वो बताते हैं कि अहद पिछले 2 हफ्ते से यूनिवर्सिटी नहीं आया और कल इसका पहला पेपर है। ये सब सुनकर मिस्टर बिलाल बहुत गुस्से में होते हैं और अहद के घर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। अहद यासर के पास पहुंचता है और कहता है, यासर चल बाहर पार्टी करते हैं, आज बहुत मूड है बाहर पार्टी करने का। ये सुनकर यासर हैरान हो जाता है, तो पागल है क्या? तेरा दिमाग खराब है? कल पेपर है, तुझे पार्टी की पड़ी है? क्या कल पेपर है और तूने मुझे बताया भी नहीं? मैंने ही बताने के लिए तुझे यहाँ बुलाया है, तुझे तो कोई फिक्र नहीं है। और आज रात यहीं रुक जा, दोनों साथ स्टडी करेंगे, अपने घर भी पर भी बता दे। अहद घर पर बताने के लिए अपने बाबा को कॉल करता है, तो उससे पहले कि अहद इनसे कुछ कहता है, वो कहते हैं कि तुम जहाँ भी हो फौरन घर और कॉल कट कर देते हैं। यासिर पूछता है कि सब खैर तो है? कुछ नहीं मालूम नहीं, बाबू बहुत गुस्से में लग रहे थे। मैं जा रहा हूँ, कल मिलते हैं। और अहद घर पहुंचकर सबसे पहले अपने बाबा के कमरे में जाता है। बाबा, आपने मुझे बुलाया, कोई काम था? मुझे तुमसे क्या काम हो सकता है? मैंने तो तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया कि काफी दिनों से तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, इस बारे में बात नहीं हुई। तो फिर तो बताओ फिर। बाबा, पढ़ाई के बारे में तो आप मत पूछिए, इस बार तो मैं पूरी क्लास में फर्स्ट आऊंगा इंशाल्लाह। क्या वाकई?
जी बाबा, बिल्कुल। अब मिस्टर बिलाल बिल्कुल गुस्से में हाथ की तरफ देखते हुए कहते हैं, बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, आप सीरियस हो जाओ अपनी लाइफ में। तुम्हारे टीचर से अभी कुछ देर पहले ही मेरी बात हुई है और उन्होंने सब बताया मुझे तो कि तुम काफी दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे हो और कल तुम्हारा पहला पेपर है। लेकिन तुम्हें तो किसी बात की फिक्र ही नहीं। स्कूल लाइफ से तुम हर क्लास में फेल होते रहे हो, इतनी मुश्किल से तुम्हारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया, लेकिन तुम पर तो किसी बात का असर ही नहीं होता। आखिर कब तुम अपनी लाइफ में सीरियस होगे? हाथ सर झुकाकर सारी बातें सुन रहा होता है और फिर मजाकिया अंदाज में कहता है, मेरे प्यारे बाबा, आप टेंशन क्यों लेते हैं? और वैसे भी आप और भाई हैं मुझे संभालने के लिए, तो फिर मैं इतना पढ़कर क्या करूंगा? अच्छा, तो तुमने पहले से अपना माइंड बना लिया है आगे नहीं बढ़ने का? तो फिर मेरी बात भी तुम अच्छे से समझ लो। अगर इस बार भी तुम फेल हो गए तो मैं तुमसे वो सारी सहूलतें वापस ले लूंगा जिस पर तुम ऐश और आराम से जिंदगी गुजार रहे हो। माँ बाप ऐसा नहीं कर सकते, मैं ऐसा ही करूंगा। इसलिए अब जाओ अपने कमरे में और पढ़ाई करो, और अगर इस बार भी फेल हुए तो इंजाम अच्छा नहीं होगा। आहद अपने कमरे में पेपर की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन बार बार इस लड़की का चेहरा इसके जहन में आता है और वो हैरान हो जाता है कि इसे क्या हो रहा है। और इस तरह पढ़ाई करते करते इसकी आंख लग जाती है और सो जाता है। सुबह घड़ी की तेज अलार्म की वजह से इसकी आंख खुल जाती है और जल्दी जल्दी तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। आज अब इसके सारे दोस्त पेपर के बाद आउटिंग पर जाते हैं और घर लेट पहुंचते हैं। मिस्टर बिलाल आज से घर लेट आने की वजह पूछते हैं। बाबा, वो दूसरे पेपर की तैयारी कर रहे थे सब दोस्त मिलकर, इसलिए आने में लेट हो गया, सॉरी। आने एक बार फिर अपने बाबा से झूठ कहा, लेकिन बहुत कुछ अच्छे से जानते थे कि वो अपनी गलती को छुपाने के लिए किस कदर झूठ का सहारा लेता है। उम्मीद करता हूँ तुम झूठ नहीं बोल रहे। खैर, जाकर फ्रेश हो जाओ और उसके बाद बासित की एक इम्पोर्टेंट फाइल घर पर रह गई है, वो इसे जाकर दे दो। याद से फाइल दे देना, इसे भूलना नहीं। जी बाबा, मैं दे दूंगा फाइल, आप फिक्र ना करें। बासित के पास एक लड़का अपने दादाजान से मिलने आता है। इसके दादा बासित के मरीज हैं और वो इनसे मुलाकात के लिए आता है। उनकी तबीयत के बारे में हाथ से पूछ रहा होता है कि वो तब यहाँ आहत भी वहां पहुंच जाता है। बासित बताता है कि आपके दादा किसी से मिलना पसंद नहीं करते, इसलिए आप खुद जाकर इनसे मिलने और कोशिश करिएगा कि कोई ऐसी बात ना करें जिससे इन्हें तकलीफ हो और इन्हें संभालना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। डॉक्टर, फिक्र ना करें, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा। मेरे दादा कौन से वार्ड में है? वार्ड नंबर 8 में। आज तुम इन्हें ले जाओगे रूम में, क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए। जी भाई, बिल्कुल ले जाऊंगा, आज ने शरारती अंदाज में कहा, और इसे इस लड़की से मिलना भी था। आए आप मेरे साथ। आज ने इस शख्स को इसके दादा से मिलवाया और इसी वार्ड के बाद चेयर पे वो लड़की उदास बैठी होती है। जिसके बाद जाता है इसके पड़ोस वाली कुर्सी में बैठ जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ ना कहती है और ना इसकी तरफ देखती है। फिर वो बात करते करते इसके सर पर हल्की सी थपकी देता है और वो लड़की अचानक चौंक सी जाती है और इसकी तरफ देखती है तो आहत हंसते हुए कहता है कि अरे पागल लड़की, तुम तो होश में आ गई। आहा। आहत की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन जब इसने इस लड़की को गौर से देखा तो वो इसे गुस्से में देख रही थी। यार, तुम मुझे ऐसे घूरना बंद करो, मुझे डर लग रहा है। फिर वो नजर नीचे कर लेती है और वो शख्स जिसे हाथ लेकर आया था, इसने हाथ को आवाज दी चलने के लिए। तो आज जाते हुए इस लड़की से कहता है, मैं फिर वापस आऊंगा तुम्हें तंग तक करने के लिए। और वो जैसे ही एक कदम बढ़ाता है चलने के लिए, इसका पाँव किसी से टकरा जाता है और वो इस लड़की के सामने गिर जाता है। और गिरने के बाद जब वो इस लड़की को देखता है, इस लड़के के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट होती है। ये देखकर इसे बहुत खुशी होती है। अरे वाह, मेरे गिरने से मैडम को हंसी आ रही है। और वो लड़की घबराकर वहां से चली जाती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लड़की पागल नहीं है? हद को इस पर शक होता है। मैं दादा से इस मैं दादा से इतने दिन बाद मिला, लेकिन आज वो पहले से बेहतर लगे। हाँ, क्योंकि डॉक्टर मेरा भाई है तो जाहिर है। अच्छा जी, वो वैसे वो लड़की भी किससे मिलने आई थी? कौन लड़की भाई जिससे तुम बात कर रहे थे? नहीं, वो लड़की तो पागल है, मेरा मुद्दा एक मरीज है। ये कैसे मुमकिन है? वो लड़की पागल कैसे हो सकती है? तुम जानते हो इससे क्या? आहद इसके सवाल पर हैरान हुआ। मेरी बात तो नहीं हुई इससे कभी, लेकिन मैं जिस यूनिवर्सिटी में बढ़ता था वहाँ वो लड़की भी थी और वो हर कंपटीशन में हिस्सा लेती थी, तो इसे परफॉर्म करते हुए देखा था। लेकिन इसे यहाँ इस हाल में देखकर मैं हैरान हूँ। आह, ये सब सुनकर इस लड़की से एक बार बात करना चाहता है, इसलिए वो घर नहीं जाता और इस लड़की को ढूंढ रहा होता है। काफी ढूंढने के बाद वो लड़की से मिल जाती है और उसके पास जाता है। सुनो लड़की, तुम्हें मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम पागल नहीं हो। वो लड़की को जवाब नहीं देती और बहुत घबरा जाती है। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तो मेरी बात सुन रही हो? वो लड़की से धक्का देकर वहां से भागने लगती है और आहत भी इसके पीछे भाग रहा होता है और दोनों भागते हुए हॉस्पिटल के बाहर गार्डन में आ जाते हैं। और हाथ इस लड़की का हाथ पकड़ लेता है, दोनों रुक जाते हैं। वो लड़की जब देखती है कि इसने इसका हाथ पकड़ा है तो वो इसे गुस्से से देखती है। इसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की, और तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और कितना बोलती हो तुम? वो इसकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान हो रहा था, क्योंकि इस तरह तो एक नॉर्मल लड़की ही बोल सकती है। तुम पागल नहीं हो और मुझे पहले दिन से ही तुम पर शक था, तो तुम यहाँ पागल बनकर क्यों रह रही हो? क्या वजह है? मैं तुम्हें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती, इसलिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। यार, किसी पागल लड़की हो तुम। इस पागल खाने में तो कोई भी रहना नहीं चाहता रहे, लेकिन तुमने तो इसे अपना घर समझ लिया, जाने का नाम ही नहीं ले रही हो। मेरी बात सुनो, तुम एक नॉर्मल इंसान हो, इस जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है? मैंने कहा यहाँ जाओ यहाँ से। इस लड़की को शदीद गुस्सा आ रहा था इसकी हरकत पर। वो बस जैसे भी इसे छुटकारा हासिल करना चाहती थी। तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा मेडिकल चेकअप कराऊंगा, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि तुम पागल नहीं हो। फिर देखता हूँ तुम यहाँ कैसे रहती हो।
वो हैरान होकर इसे देखती है। आज क्या हुआ, डर गई तुम? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि इलाज की जरूरत मुझे नहीं तुम्हें है, इसने इसे तंज करते हुए कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। इसने हैरानगी से पूछा। यही कि शायद तुम्हें पता नहीं कि किसी भी रिपोर्ट से ये प्रूफ नहीं हो सकता कि मैं पागल नहीं हूँ, समझे? लेकिन मुझे ये प्रूफ करने में एक सेकंड नहीं लगेगा कि मैं पागल हूँ। तुम तो वाकई बहुत स्मार्ट हो यार। और वो इसकी जाहिर से मुतासर हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूंगी, मेरे भाई का हॉस्पिटल है और वो मेरी बात का जरूर यकीन करेंगे कि तुम पागल नहीं हो। खैर, तुम्हें जो करना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। कहकर वो वहां से चली गई। आहत को इसका हॉस्पिटल में रहना बेचैन कर रहा था, क्योंकि वो इसकी हकीकत जानता था, लेकिन वो ना चाहते हुए भी एक अजीब सी कश्मकश वो ना चाहते हुए भी एक अजीब सी कशिश इसे इस लड़की की तरफ खींच रही थी। वो इसकी मदद करना चाहता था, इसे इसके ही कैद से आजाद कराना चाहता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो इसके किसी सवालों का जवाब नहीं देगी और वो नाउम्मीद होकर घर वापस आ जाता है। वो क्यों इसके बारे में इतना सोच रहा मैं क्यों इसके बारे में इतना सोच रहा हूँ? इसकी लाइफ है, वो जैसे भी रहे, मुझे क्या। वो आप अपने आप को ही समझा रहा था और चीजें इधर उधर कर रहा था। तो इसकी नजर एक बुक पर पड़ती है तो उसे याद आता है कल तो पेपर है और इसने अभी अब तक कोई तैयारी नहीं की। अभी से अपने पेपर की टेंशन होने लगती है और वो स्टडी में मसरूफ हो जाता है। इस लड़की को यही बात परेशान कर रही होती है कि अगर इस लड़के ने सबको बता दी कि वो पागल नहीं है तो इस वहाँ वो कहाँ जाएगी, इसका क्या होगा? और फिर से अपने माजी की सारी बातें याद आने लगती हैं और आंखों से आंसू बहते जाते हैं। और जब जब आंखें बंद करती है तो इसे सिर्फ एक घर से जनाजा निकलते हुए दिखाई देता है, जिसके बारे में सोच सोच कर इसे फिर से दौरे पड़ने लगते हैं और वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। वहां पर मौजूद सारे पागल इसे देखकर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। शोर की आवाज से पूरा स्टाफ इस वार्ड में दाखिल होता है। सारे डॉक्टर और नर्स मिलकर इस लड़की को काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसे संभालना हर एक के लिए नामुमकिन था। बासित के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है कि इमरजेंसी, आप जल्दी आए। और वो हॉस्पिटल की तरफ जाने के लिए गाड़ी निकालता है। आहत को गाड़ी स्टार्ट करने की बात आती है और वो खिड़की से बाहर की तरफ देखता है तो बासित अपनी गाड़ी में जा रहा होता है और वो ये देखकर हैरान होता है। आधी रात को ये भाई कहाँ जा रहे हैं? शायद हॉस्पिटल ही जा रहे होंगे। वैसे भी ये पागल लोग खुद तो सुकून से रहते नहीं और दूसरों को भी सुकून लेने नहीं देते। आहत का इशारा इस लड़की की तरफ था जिसने इसकी सोच अपनी तरफ कर रखी थी। हॉस्पिटल में इस लड़की को संभालना मुश्किल था और सबको धक्के देकर भागती और अपने अपना सर दीवार पर मार रही होती है कि अचानक बासित वहां आकर इसे बचा देता है और इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और इसे अलग रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। शाम में घर के सब लोग बाहर गार्डन में चाय पी रहे होते हैं और आहत भी वहां आ जाता है। अरे वाह, आप सब एक साथ कहीं भाई की शादी की प्लानिंग तो नहीं कर रहे? आहत ने बासित को छेड़ते हुए कहा। हम सब तो साथ ही नजर आते हैं, लेकिन जनाब आप ही हमें वक्त नहीं देते। बासित का अंदाज आहत की तरफ तंजिया था। क्या करूं भाई, आजकल पढ़ाई में मसरूफ हूँ। बाबा ने शर्त ऐसी रखी, इसलिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। इसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि इसने कभी पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया था। वैसे भाई, कल आधी रात को आप कहाँ जा रहे थे? हॉस्पिटल में एक मरीज की तबीयत खराब हो थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। आखिर कौन था वो पागल जिसने मेरे भाई की नींद खराब की? इसने शरारत भरे लहजे में कहा। था नहीं थी, वही लड़की जिस बारे में तुम पूछ रहे थे। कल रात उसने पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लिया था। बहुत मुश्किल था इसे संभालना। बासित ने अपनी बात पूरी करते हुए अचानक जो है चाय की एक सिप ली। तुम दोनों किसकी बात कर रहे हो? मिस्टर बिलाल दोनों की गुफ्तगू से कुछ परेशान हुए। बाबा है एक लड़की से इसे कभी कभी दौरे पड़ते हैं। बासित ने पूरी तफसील से बताया। आहत को जब पता चलता है कि वही लड़की है तो इससे रहा नहीं जाता है। वो इसके पास जाने के लिए अपनी कुर्सी से उठता है। तुम कहाँ चले इतनी जल्दी में? वो मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गए, मैं बस थोड़ी देर में आया। आहत को उसके पास जाने की इतनी जल्दी थी कि इसने किसी के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दिया और हॉस्पिटल की जानिब रवाना हुआ। वो हॉस्पिटल पहुंचकर सबसे पहले इस लड़की के रूम में जाता है, वो सो रही होती है। फिर वो इसके बारे में मालूम करने के लिए रिसेप्शन पर आता है। इसकी सांसें फूल रही थी क्योंकि वो भागते हॉस्पिटल के अंदर आया था। इसने रिसेप्शन पर मौजूद लेडी से इस लड़की के मुतालिक सवाल किया। मुझे बता सकती हैं कि वो लड़की जिस रूम में, इसका नाम क्या है, उसकी फैमिली कहाँ रहती है? सर, वो लड़की पिछले 3 साल से यहाँ पर है और इसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इस हॉस्पिटल में इन पागलों का इलाज होता है जिनकी कोई फैमिली नहीं है। और ये लड़की भी हमें पब्लिक प्लेस से मिली थी। इतने सालों में इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चला। वो एक बार फिर मायूस हो जाता है। अभी कैसे मालूम करूंगा इस लड़की के बारे में, और वो तो मुझे कुछ नहीं बताने वाली। हाँ, ये सब सोच ही रहा था कि बासित वहां आ जाता है। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, मुझे कुछ बताना है आपको इस लड़की के बारे में। क्या बताओगे तुम? भाई, वो लड़की झूठ बोल रही है, वो पागल नहीं है, मैंने खुद उससे बात की है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसने सख्त लहजे में से कहा। मैं पिछले 3 साल से इस लड़की का इलाज कर रहा हूँ, लेकिन इसकी तबीयत में अब तक कोई तब्दीली नहीं आई। और मैं तुम्हें काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि आजकल कुछ ज्यादा ही तुम हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हो। पहले तो हॉस्पिटल के नाम से भागते थे और बार बार यहाँ आने के मौके ढूंढते रहते हो। भाई, मैं सच कह रहा हूँ, आप यकीन क्यों नहीं कर रहे? इसने बहुत कोशिश की अपनी बात पर यकीन दिलाने की, लेकिन बासित इसकी बात सुनने के लिए राजी न हुआ और इसे फौरन घर जाने का कहा। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है अपने मरीजों के बारे में, इसलिए अब तुम घर जाओ। बासित सोचकर हैरान हो रहा होता है कि हाँ, इस लड़की के बारे में ऐसा क्यों कह रहा था। वो इस लड़की को चेक करने रूम में जाता है तो लड़की देखती है कि वो तो देखता है कि वो लड़की छुप कर नमाज पढ़ी होती है और वो बहुत रो रो कर दुआएं मांगती है। वो ये देखकर इसे हद की बात पर यकीन होने लगता है, लेकिन सिर्फ ये काफी नहीं था इसे नॉर्मल साबित करने के लिए। इसलिए वो प्लान करता है कि कुछ ऐसा करे जिससे वो लड़की खुद इस बात का इकरार करे कि वो पागल है। दूसरे दिन वार्ड में सारे पागल अपने आप में बातें कर रहे होते हैं और बासित इस लड़की पर कैमरे के नजर रखता है। फिर अचानक इस वार्ड में दो पागल औरतों में लड़ाई शुरू होती है।
वो लड़की वहीं बैठी सब कुछ देख रही होती है, जैसे ही इनमें से एक औरत दूसरी औरत को रॉड से मारने की कोशिश करती है, तो इस लड़की से रहा नहीं जाता और वो इन दोनों के बीच आकर लड़ाई रोकने की कोशिश करती है कि अचानक वो दोनों औरतें अपनी जगह पर खामोश हाथ बांधे खड़ी हो जाती है। वो लड़की ये देखकर हैरान होती है कि अभी तो ये लोग आपस में लड़े थी, फिर अचानक इन लोगों को क्या हुआ। वो इन दोनों को हैरानी से देख रही होती है, तभी बासत वहां आकर इस लड़की को बाल से पकड़कर खींचते हुए अपने साथ ले जाता है, क्योंकि ये सब कुछ बासत ने करवाया था ताकि इस लड़की की सामने असलियत सामने आ जाए। कौन हो तुम और मेरे हॉस्पिटल में पागल बनकर क्यों रह रही हो? इसने शदीद गुस्से में सवाल किया। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जवाब दो मेरी बात का। वो डर से कांप रही थी, उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। मुझे यहाँ रहने दे, मेरे पास कोई घर नहीं। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं बहुत अकेली हूँ। जुगे जैसी गुनहगार लड़की का इस दुनिया में अब कोई नहीं। मुझे यहाँ से मत निकाले, मैं आपसे आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। ये सब सुनकर बासर का दिल इसकी तरफ नरम हो, इसने इसे इस बात की तसल्ली दी कि तुम यहाँ महफूज हो और तुम्हें कोई यहाँ से नहीं निकालेगा। लेकिन ये जगह पागलों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम अपने बारे में बताओ, कहाँ से आई हो, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, बोलो। जब बासर ने इसके बारे में इससे सवाल किया तो इसका चेहरा जद पड़ गया, जैसे किसी ने इसकी जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया हो। लेकिन अब इसके पास सच्चाई बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अब इसके झूठ से पर्दा उठ चुका था कि वो पागल नहीं है। बासर ने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाकर रुमाल दिया। इसकी आंखें रो रो कर सूज गई थी। इसने अपने आंसू साफ किए और एक गहरी सांस ली, फिर इसने अपने बारे में बताना शुरू किया। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे घर में मेरे बाबा, मेरी सौतेली माँ की 2 बेटियां थी। मम्मी बचपन से ही मुझसे नफरत करती रही, लेकिन बाबा ने एक माँ की तरह हमेशा मेरा ख्याल रखा। एक तरफ मम्मी मुझसे घर का सारा काम करवाती थी, लेकिन फिर भी किसी न किसी बात पर हमेशा मुझसे चिड़ी रहती थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और बाबा इस बात से बखूबी वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने मेरी तालीम जारी रखी और मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में करवा दिया। घर में मुसलसल फाके थे, इसलिए मैंने खूब दिल लगाकर पढ़ाई की, जिसके नतीजे में मुझे स्कॉलरशिप मिली। और इस तरह मैंने अपनी तालीम जारी रखी। फिर मेरी जिंदगी में एक वक्त ऐसा है जिसने सब कुछ उलट पलट कर रख दिया। यूनिवर्सिटी में मेरी मुलाकात आमिर से हुई। वो मेरी क्लास में था। वो किसी न किसी बहाने से मुझसे बात करने की कोशिश करता था, लेकिन मैं इसे इग्नोर करती थी, क्योंकि मेरा ताल्लुक ऐसे घराने से था जहाँ किसी भी गैर लड़के से बात करने की इजाजत नहीं थी। और एक दिन वो हुआ जिसके बारे में मैंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था कि मुझे कोई इतना भी प्यार कर सकता है, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया, साथ ही इस बात का यकीन दिलाया कि वो हर हाल में मुझसे शादी करेगा। और एक दिन वो अपने वालिदैन के साथ मेरे घर रिश्ता लेकर आया, लेकिन मैं इस रिश्ते के खिलाफ थी और उन्होंने बाबा को भी इस रिश्ते के खिलाफ कर दिया। मुझ पर भी तरह तरह के इल्जाम लगाए। मैंने बाबा को इस बात का यकीन दिलाया कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपको शर्मिंदगी हो। दूसरी तरफ आमिर मुझे बार बार अपनी मोहब्बत का वास्ता दे रहा था। इसने कहा कि अगर एक बार शादी हो गई तो घर के सब लोग मान जाएंगे, वैसे भी हम कोई गुनाह नहीं कर रहे, बस अपने रिश्ते को इनाम दे रहे हैं। तुम बस एक बार हाँ कह दो, फिर हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। और मैंने इसकी बात पर हाँ कह दिया और घर पे किसी को बताए बगैर मैं घर से निकली और एक लेटर घर पर छोड़ दी, जिसमें लिखा था, बाबा मुझे माफ कर देना, मैं आपके फैसले के खिलाफ जा रही हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं आमिर को नहीं बोल सकती, इसलिए हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं कोर्ट पहुंची तो वो आमिर वहां नहीं था। मैंने इसे कॉल की, लेकिन इसका फोन बंद आ रहा था। मुझे लगा कि शायद वो ट्रैफिक में फंस गया होगा, इसलिए मैं इसका वेट करती थी। काफी वक्त गुजर गया, लेकिन वो नहीं आया। मुझे इस वक्त खुद पर शदीद गुस्सा आया कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर कैसे दी। काफी वक्त गुजर गया, लेकिन वो नहीं आया। मुझे अपनी की हुई गलती पर बेहद अफसोस हुआ। मैंने एक शख्स के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने बाबा की मोहब्बत, इनकी इज्जत, सब कुछ बुलाकर मैं इसके लिए यहाँ तक आई, और इसने मुझे बीच राह में अकेला और तन्हा छोड़ दिया। ये सारी बातें सोच सोच कर मेरा सर दर्द से भरा जा रहा था। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। फिर कुछ देर बाद मैंने खुद को संभाला और ये सोच कर उठी कि शायद वो लेटर जो मैं घर पर रखकर आई थी वो किसी ने पढ़ना पड़ा हो तो मैं बच जाऊंगी, और अगर किसी ने पढ़ भी लिया हो तो मैं बाबा के पाँव में गिर जाऊंगी, अपनी गलती की माफी मांग लूंगी। मेरे बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझे जरूर माफ करेंगे। मैंने अपने घर के जाने बड़ा मैं वहां पहुंची तो एक अलग ही मंजर मेरी आंखों के सामने था। मैं पहले तो हैरान हुई, इतने लोगों का हजूम मेरे घर के बाहर क्यों। जब मैंने मजीद अपने कदम आगे बढ़ाए तो मैंने देखा कि मेरे घर से जनाजा निकल रहा है। मेरी बहनें अम्मी चीख चीख कर रो रही है। मेरी हर तरफ से रोने की आवाज है। मुझे इस वक्त बहुत डर लग रहा था और मेरे कदम वहीं जम गए। मेरी हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। मैं वहीं पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। अचानक एक तरफ से आवाज आई, अल्लाह शाकिर भाई को जल्द नसीब करे। ये जुमला मैंने जब सुना तो मेरे पाँव से जमीन ही निकल गई, क्योंकि वो जनाजा किसी और का नहीं बल्कि मेरे बाबा का था। इस वक्त मुझे खुद से इतनी नफरत हुई कि मैं बयान नहीं कर सकती। मेरी वजह से मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए, सिर्फ मेरी वजह से। वो फूट फूट कर रोने लगी। जब आसिफ ने संभालते हुए कहा, अब तुम कुछ नहीं कहोगी, तुम्हें आराम की जरूरत है, उठो। तुम नहीं, मुझे बोलने दे। इतने सालों बाद मैंने अपने दिल का हाल किसी को नहीं बताया, आज मुझे नहीं रोके। आप मेरी बात सुनेंगे? वो मासूमियत से बोली, जी जी जरूर। और फिर क्या हुआ, तुम यहाँ तक कैसे पहुंची हो, तुम्हारी अम्मी कहाँ है? इसकी बातें सुनकर बासित की आंखों में मुझे वाज़ेह नमी दिखाई दे रही थी और वो इसके बारे में मजीद जानना चाहता था। फिर मैं घर के बाहर ही थी, अंदर नहीं गई। मुझे वहां पर किसी ने नहीं देखा कि था। मैं हिजाब पहनी एक साइड पे खड़ी थी, खुद से इस कदर शर्मिंदा थी कि हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़कर अपनी अम्मी और बहन को सहारा दूं। बस लोगों के जो में छुप कर सब पर होते हुए देख रही थी। मेरे वालिद का जनाजा मेरे सामने से गुजरा। मुझे आखिरी वक्त में इनका दीदार भी नसीब नहीं हुआ, क्योंकि इन सब की जिम्मेदार मैं ही थी। मेरा अब घर के अंदर जाना मुनासिब नहीं था, इसलिए मैंने खुदकुशी का फैसला किया। मैं दिमाग कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत खो चुका था। मैं बस बाबा के साथ गुजारे हुए हर एक पल को याद करती। सुनसान सड़क पर अंधाधुंध चल रही थी। अचानक एक कार मेरे सामने रुकी। इसमें दो लोग मुझे बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे। मुझे इनसे बहुत खौफ आ रहा था। इनमें से एक शख्स ने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा। मैंने किसी तरह खुद को उठाकर वहां से भागी। वो लोग मेरे पीछे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। बस जहन में एक ही बात आ रही थी
कि मेरी इज़्ज़त मेरे लिए सब कुछ है, इसकी हिफाज़त के लिए मुझे मरना भी कबूल है। फिर मैं इन लोगों से भागते हुए एक ऐसी जगह पहुँची, जहाँ कुछ लोगों को एक गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा कर ले जा रहे थे और मैं भी इसी गाड़ी में सवार हो गई। रास्ते में मुझे महसूस हुआ, इस गाड़ी में मौजूद सभी लोग पागल हैं, यहाँ पहुँच कर ही मालूम हुआ कि हॉस्पिटल आपका है और आप इन पागलों का इलाज भी करते हैं जिनकी कोई फैमिली नहीं, इसलिए मैंने खुद को भी एक पागल करार दिया और यहाँ सबसे अलग अपने आपको खामोश रहकर सज़ा देने लगी। बाज़ी की वो तमाम बातें जो इतने सालों से इसे अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही थी, आज इसने वो सब कुछ बासित को बताकर अपने दिल का बोझ हल्का किया। इसकी बातें इसका इस कदर फूट-फूट कर रोना और अपनी एक गलती पर खुद को इतनी बड़ी सज़ा देना कोई आसान बात नहीं थी। ये सब बातें बासित को अपनी इसकी जानिब अट्रैक्ट कर रही थी। मैं बहुत बुरी हूँ, मेरी वज़ह से मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। वो बिलख-बिलख कर रोने लगी। इसका इस कदर रोना बासित से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने इसका हाथ पकड़कर इसे दिलासा दिया और बहुत खूबसूरत अंदाज में इसे अपनी बात समझाई। इधर देखो मेरी तरफ, इसकी आंखों में अपनी आंखें डालते हुए इसे जिंदगी से बोलो, मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, वो तो एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जो कभी भी किसी के लिए भी हमारे दिल में पैदा हो जाता है। हम चाहकर भी खुद को रोक नहीं सकते और अपनी ही मोहब्बत की गिरफ्तार हो जाते हैं और खुद पर जुल्म करने लगते हैं। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है, सब कुछ हुआ है। बासित ने बहुत प्यार से इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने गलत इंसान से प्यार किया था और इसकी वजह से मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरे रिश्ते, सब कुछ वो इसके ले लेकर रोने लगी और बार-बार अपने आप को ही कसूरवार ठहरा रही थी। तुमने सच्ची मोहब्बत की थी और तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि लास्ट मिनट में वो शख्स तुम्हें धोखा दे देगा। इसलिए भूल जाओ सब कुछ और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करो। चलो उठो। इसका बाजू पकड़ के इसे फर्श से उठाया, सामने बड़ी चेयर पर बिठाकर इसका गिलास में पानी दिया। इसने काँपते हाथ से पानी का गिलास लिया। आहत जो रोज़ हॉस्पिटल के चक्कर लगाता और इस लड़की से किसी भी तरह बात करने की कोशिश में लगा रहता है, इसने कमरे में की गई सारी बातें इस दरवाज़े से कान लगाकर सुन ली थी और अब वो इस लड़की की सच्चाई से पूरी तरह वाकिफ़ हो चुका था। वो कमरे के बाहर खुद अपने आप में ही बातें करने लगता है। आज मेरा हॉस्पिटल आना वसूल हो गया। इस लड़की से कुछ पूछे बगैर इसके बारे में सब पता चल गया और अब तो भाई भी इसके बारे में सब जानते हैं। अब देखता हूँ यहाँ कैसे रहती है। यही सब अपने आप में बोल ही रहा होता है, किसी की आहट महसूस होती है और वो इस रूम के बाहर कहीं छुप जाता है। कमरे का दरवाजा खुलता है, बासित इस लड़की को रूम से बाहर लेकर आता है और इसे एक अलग रूम में ले जाता है। उससे कहता है, तुम पागल नहीं हो, इसलिए तुम्हारा बाकी मरीजों के साथ एक वार्ड में रहना मुनासिब नहीं, इसलिए आज से तुम इस रूम में रहूंगी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने मुझे इस हॉस्पिटल में बता दिया और मेरी मदद करने के लिए एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। इसके लिए जैसे साफ जाहिर था कि वो इसके एहसान के लिए दब गई है। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा तुम पर, बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, हर डॉक्टर यही चाहता है कि इसका मरीज जल्दी ठीक हो जाए और मैं तुमसे ही कहूंगा कि अपने लिए कुछ करो, इस कैद से खुद को बाहर निकालो। तुम्हारे आगे अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, अपनी जिंदगी से लोगों को फायदा पहुंचाओ, इससे तुम्हें भी सुकून मिलेगा और जिंदगी आसान हो जाएगी। बासित एक दोस्त के जरिए से समझा रहा था। डॉक्टर बासित में कुछ देर के लिए क्लिनिक रहना चाहती हूँ, उसने बासित की बात काटते हुए कहा। ओके, तुम अब आराम करो और अपना बहुत ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। वो इसे घूर कर आ गया। ऐसा समझा कर वो जैसे अपने कदम कमरे से बाहर रखता है तो हाथ से टकरा जाता है। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बासित ने सवाल किया। मैं आपको कब से ढूंढ रहा था, आप मिले नहीं तो यहाँ आ गए, इसने घबराते हुए जवाब दिया, क्योंकि वो काफी देर से इन दोनों की गुफ्तगू कर सुन रहा था। ऐसे चलो फिर मेरे रूम में कुछ बात करनी है तुमसे, बासित ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए। भाई कर जाकर आपसे बात करता हूँ, अभी यासिर के पास जाना है, कल यूनिवर्सिटी में लास्ट पेपर है तो इस हवाले से कुछ बात करनी है इससे, इसलिए सॉरी भाई कहकर इसने नजरें झुका ली। कोई बात नहीं, तुम जाओ और खूब दिल लगाकर पढ़ाई करो और याद है ना बाबा ने क्या पनिशमेंट रखी है तुम्हारे लिए अगर फेल हुए तो? बासित ने इसे छेड़ते हुए कहा। जी भाई याद है, मैं चलूँ? आहत ने हंसते हुए जाने की इजाजत ली। ठीक है, जाओ, अल्लाह हाफिज। आहत चूंकि अब हानिया के बारे में सब कुछ जान चुका था तो इसे अब अपने दिल की बात यासर से करनी थी, जो इसका जिगरी दोस्त है और वो अपनी सारी बातें अक्सर इसी से शेयर करता था। वो फौरन इसके पास पहुंचता है। क्या यार, आजकल तू कहाँ गायब रहता है? यासिर ने इसे देखते ही सवाल किया। यार बस क्या बताऊं, इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। कौन? वो पागल लड़की? यासिर ने सही अंदाजा लगाया, क्योंकि अब जब भी से मिलने आता है तो सिर्फ हानिया का ही जिक्र करता है। हाँ यार वही, आज मुझे इसके बारे में सब मालूम हो गया। वो बहुत मासूम है यार और इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत तकलीफों से गुजरी है। इसने सारी बातें तफसील से बताई और मेरे दिल में अब इसके लिए एक अलग ही फीलिंग है। मेरा दिल चाहता है कि मैं इसके लिए कुछ करूं, ऐसा करूं कि वो बस खुश रहे। इसे बस एक बार हंसते हुए देखना चाहता हूँ। इसके आहत के चेहरे से इसके लिए फिक्र झलक रही थी, साफ झलक रही थी और उसके जज्बात इसकी आंखों में साफ दिख रहे थे कि वो हानि की सिर्फ फिक्र ही नहीं करता बल्कि इसे दिल ही दिल में चाहने लगा है। तुझे इस लड़की से मोहब्बत हो गई है। यासिर ने अचानक जुमला कहा तो आहत चूम गया, क्योंकि इसे खुद भी खबर नहीं थी कि वो अब हानि को जाने लगा है, लेकिन यासिर ने इसकी बातों से अंदाजा लगा लिया। प्यार और मुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं है, हमने साफ इनकार किया। तुझे मोहब्बत होगी, अब तू जितनी भी कोशिश कर ले मुझसे छुपा नहीं सकता, यासिर ने बेसाख्ता कहा। नहीं यार, इसकी जिंदगी में कोई और है और वो इससे मोहब्बत करती, मेरी कोई जगह नहीं इसकी लाइफ में। आहत के लहजे में उदासी थी। वो इसका पास था और अभी तो तूने बताया कि इस लड़के ने धोखा दिया था इसे और अब वो नफरत करती है इससे। हाँ, लेकिन पहला प्यार कोई नहीं भूलता और मैं किसी को जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकता मुझे प्यार किया। हाँ, तो खुद समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ वो दिल ही दिल में इसे पसंद कर रहा था तो दूसरी तरफ इसका जवाब ना ही होगा, ये सोचकर वो पीछे हट रहा था। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी, यासिर ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन मैं बार बार ये सोच रहा हूँ कि इतनी अच्छी लड़की को कोई कैसे छोड़ सकता है? कितना बेवकूफ था वो शख्स। आहद आमिर की बात कर रहा था जिसने हानि को धोखा दिया। तो फिर जाकर इसी से पूछ ले, यासिर ने तंज भरे लहजे में कहा, क्योंकि आहद की मुसलसल गुफ्तगू से वो अब बेजार हो चुका था। आइडिया वैसे बुरा नहीं है, आहद ने एक्टिंग करते हुए कहा। यार मजाक नहीं कर रहा कर। यासिर ने इसकी बात को मजाक में ली, क्योंकि इसने तो बस ऐसे ही कहा था, लेकिन आहद सीरियस था।
अब मैं इस आमिर को हानि के सामने लाकर ही रहूंगा, इसकी वजह से वो आज इस हाल में है। लेकिन तू ये सब करेगा कैसे? तुझे तो मालूम भी नहीं है कि वो कहाँ रहता है, और हानि तो तुझे कुछ भी नहीं बताने वाली। ऐसे नहीं हैरानों को पूछा, मेरा नाम अहद है और मैं अगर कुछ करने का सोच लूँ तो वो करके ही रहता हूँ। और आमिर क्या, मैं तो हानिया के घर वालों को भी ढूंढ लूंगा। अहद ने अपनी शर्ट की कॉलर को उठाते हुए बड़े गुमान से कहा। अच्छा जी, और ये सब होगा कैसे? यासिर ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा। याद है तुझे वो लड़का जो अपने दादा से मिलने हॉस्पिटल आया था और इसने बताया था हानिया इसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी? हाँ याद आया। तो इससे क्या होगा? यासिर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अहद के दिमाग में क्या चल रहा है। मैं सबसे पहले इस लड़की के पास जाऊंगा और हानिया यूनिवर्सिटी में थी से मिलूंगा, तो इस तरह वो मेरे बहुत काम आएगा। फिर यूनिवर्सिटी में हानि और आमिर का रिकॉर्ड मौजूद होगा, मैं वहां से सारी डिटेल निकालूंगा और फिर आमिर के घर पहुंचकर से घसीटते हुए हानि के पास ले आऊंगा। फिर हानि की मर्जी है कि वो जो चाहे इसे सजा दे। आज अपना प्लान बताने के बाद यासिर की तरफ नजर किया तो यासिर का मुंह खुला खुला रह गया। क्या प्लान है? वहां जितना दिमाग तो भी लगा रहा, अगर जितना पढ़ाई में लगा था तो आज कहाँ होता है? यासिर ने तंज करते हुए कहा। पढ़ाई से याद है, कल लास्ट पेपर है और कोई तैयारी भी नहीं है। इस लड़की ने मुझे पागल कर दिया, मैं चलता हूँ। अगर इस बार भी फेल हुआ तो बाबू मुझे नहीं छोड़ेंगे। हाथ ने खफगी से कहा और यासिर के गले लगकर कल मिलते हैं कहकर वहां से रवाना हुआ। रूम में हर तरफ किताबें बिखरी पड़ी होती हैं और वो बेड पर सीधा लेटा किसी कई ख्यालों में गुम था। एक तरफ पढ़ाई की टेंशन, दूसरी तरफ हानि का ख्याल बचाकर भी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पा रहा था। बस सुबह के इंतजार में घड़ी को तकता रहता, क्योंकि इसे कल हानिया आमिर और हानिया को सामने सामने करवाना था। अगर वाकई हानिया इससे हमसे नफरत करती है तो वो कल इसे अपने से दूर कर देगी। फिर मैं इसे अपने दिल की बात कहूंगा और अगर इसने इसे माफ कर दिया और इसके साथ चलेगी तो फिर मेरा क्या होगा? उसी टेंशन में परेशान था, इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर वो खुद को ही समझाने लगा, खैर जो भी हो, बस वो पागल लड़की खुश रहे, मुझे बस इसे खुश देखना है। ये सोचकर इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई और इस तरह वो पूरी रात कभी पढ़ाई में मसरूफ होता तो कभी अपनी सोच में गुम हो जाता। हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स एक रूम में मीटिंग के लिए जमा होते हैं और हर एक डॉक्टर मरीज की बेहतरी के लिए अपनी अपनी राय पेश करता है। और बासित जो कि इस हॉस्पिटल का ऑनर है, इसने एक अलग ही राय दी। हम डॉक्टर लोग जानते हैं कि हर इंसान की सेहत का ताल्लुक खुश रहने से, लेकिन एक मेंटल हॉस्पिटल है और यहाँ पर मौजूद हर मरीज डिप्रेशन का शिकार है। एक वार्ड में लोग सिर्फ अपने आप से बातें करते हैं, आपस में लड़ते हुए ही दिखाई देते हैं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे इनके इर्द गिर्द के माहौल में थोड़ी तब्दीली है? हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर? एक डॉक्टर ने बासित से सवाल किया। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम इस हॉस्पिटल में एक पार्टी अरेंज करें और मरीज को एक डेथ ड्रेस गिफ्ट करें, इससे इन्हें भी थोड़ी खुशी का एहसास होगा और अच्छा माहौल बन जाएगा। तो आप सबकी क्या राय है इस बारे में? बासित ने सबकी तरफ देखते हुए सवाल किया। बहुत अच्छा फैसला है आपका डॉक्टर बासित। वहां पर मौजूद है डॉक्टर बासित के फैसले से इत्तेफाक किया। तो फिर ठीक है, पार्टी की तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन इस बात का भी हमें खास ख्याल रखना है किसी भी मरीज को कोई तकलीफ ना हो और सारा स्टाफ अलर्ट रहेगा पार्टी खत्म होने तक। सारे डॉक्टर से इस बात से एग्री हुए और अब आप लोग जा सकते हैं। बासित साहब ने सबको मीटिंग रूम से बाहर जाने की इजाजत दी। आर यूनिवर्सिटी के फौरन बाद इस लड़के के पास पहुंचा और इसके जरिए वो इस यूनिवर्सिटी को मालूम करता है जहाँ हानि और आमिर पढ़ते थे। वहां पहुंचकर से बहुत मुश्किल से हानि और आमिर का रिकॉर्ड मिलता है, जिससे में इन सब घर का एड्रेस भी शामिल होता है। शुक्र है आमिर को एड्रेस मिल गया, अब बस वो घर में मौजूद हो। उसने सांस लेते हुए शुक्र अदा किया और एड्रेस अपने मोबाइल में नोट कर लिया। वो काफी थक चुका था, चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि इसे आराम की सख्त जरूरत है, क्योंकि पूरी रात इसने स्टडी की थी और यूनिवर्सिटी के बाद ही वो आमिर की तलाश में निकल पड़ा। पहले तो आमिर के घर पहुंचकर अपना तारुफ करवाता है, वो इसका दोस्त है जिसके जरिए इसे घर में एंट्री मिल जाती है। यहाँ पर वहाँ पर मौजूद नौकर से कहता है, मैं बड़े साहब को बुलाता हूँ, यहाँ तक शरीफ है। नौकर ने इसे सोफे पर बैठने को कहा। ये बड़े साहब कौन है? हाथ में सवाल। आमिर बाबा के वालिद हमारे बड़े साहब हैं, कहकर वो नौकर अपने मालिक को बुलाने के लिए चला जाता है और हाथ ये सोचकर परेशान हो रहा होता है कि अगर आमिर अभी घर पर मौजूद नहीं है तो वो इसके बाबा से क्या बात करेगा। इस्लाम को जनाब, आमिर के वालिद सीढ़ियों से उतरते हुए इस्लाम किया। हाथ इन्हें आता देख थोड़ा नर्वस हुआ। वालेकुम सलाम, आहद ने इनसे हाथ मिलाते हुए कहा। आपका तारुफ? उन्होंने यहाँ से पूछा। मैं आमिर का दोस्त आहद, आज ही दुबई से आया हूँ और मैं इसे कब से कॉल कर रहा हूँ लेकिन इसका नंबर बंद आ रहा है। आहद की लहजे में थोड़ी हिचकिचाहट थी, इसलिए मैं सीधा यहाँ आ गया और वो मुसलसल झूठ पे झूठ बोले जा रहा था। आमिर के वालिद इसे मुस्तकिल घूर रहे थे, जिस पर वो सोचने लगा, ये अंकल मुझे इस तरह क्यों घूरेंगे? इन्हें शक तो नहीं हो गया? आलम जब जालन सुबह से इस आमिर की तलाश में भूखा घूम रहा हूँ, कहीं इस रूट पर मुझे दंगे ना खाने पड़े। वो यही सब सोच ही रहा था कि सामने खड़े शख्स ने आमिर के वालिद की आंखों से आंसू निकल आए और उनके चेहरे की रंगत में अचानक तब्दीली गए और कुछ ही लम्हे में वो बहुत मायूस हो गए। क्या हुआ अंकल, आप ठीक तो हैं? आदिन की हालत देखकर थोड़ा डर गया। आमिर नहीं है, कहीं नहीं है, वो चला गया हमें छोड़कर। ये कहकर वो ब्लैक रोने लगे। कहाँ चला गया आमिर? आप मुझे बताया, मैं लेकर आऊंगा इसे आपके पास, आद ने दिलासा देते हुए कहा। वहां से वापस आना नामुमकिन है, वो नहीं आ सकता। वो हाथ के गले रखकर रोने लगे। मैं समझा नहीं कहाँ है वो। हाथ को इनकी बातें ठीक से समझ नहीं आ रही थी। वो अब इस दुनिया में नहीं है। 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में इसकी डेथ हो गई। मैंने इन हाथों से अपने जवान बेटे का जनाजा उठाया। आधे सोच सुनकर चूक जाता है। जिस इंसान को जलील करने यहाँ तक आया था वो तो इस दुनिया में ही नहीं है। अंकल, जहाँ तक मैं जानता हूँ आमिर किसी लड़की से मोहब्बत करता था, तो इसके साथ क्या हुआ? आह ने डरते हुए इनसे सवाल किया। इस लड़की की खातिर वो हम सबसे लड़ गया, बेइंतहा मोहब्बत जो करता था इससे। इसकी जिद के आगे हम मजबूर हो गए और उसे इस लड़की से शादी की इजाजत दे दी, लेकिन लड़की के वालिदैन इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हुए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। माजी की बातें इन्हें तकलीफ दे रही थी और क्यों ना हो तकलीफ अपनी इकलौती लौत की दूर जाने का गम इन्हें अंदर ही अंदर खत्म कर रहा था।
फिर क्या हुआ अंकल? आहद ने नरम लहजे में पूछा। इसकी आंखें सब सुनकर पहले ही नम हो चुकी थी। इन दोनों ने भागकर कोर्ट में लेकर फैसला किया। इस काम में मेरी वाइफ और मैं बराबर के शरीक थे। मेरा बेटा बहुत खुश था। इस दिन हमें कोर्ट पहुंचने कहकर वो हानिया को लेने निकल पड़ा और फिर वापस नहीं लौटा। रास्ते में कार एक्सीडेंट से इसकी जान चली गई और वो चला गया हम सबसे दूर। ये कहकर वो तड़प तड़प कर रोने लगे। इन्हें इस कदर रोता देखकर आहद भी रोने लगा, जिसकी आंखों से आंसू कभी नहीं निकले थे। अंकल संभाले खुद को, जाने वाले को हम नहीं रोक सकते। सब तो अल्लाह की मर्जी है। बस आप आमिर के लिए दुआ करें। हमने इसे गले लगाकर इन्हें समझाया। अच्छा बेटा, अब तुम घर जाओ, मैंने काफी वक्त ले लिया तुम्हारा। अपने अपने रुमाल साफ कर अपने आंसू रुमाल से साफ करते हुए हाथ को जाने का कहा। अरे नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है, बल्कि यहाँ आकर तो मेरी एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हुई है। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे कभी मालूम ही नहीं होता कि आमिर इस दुनिया में नहीं है। वैसे आमिर ने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया हो। उन्होंने हैरान होकर पहुंचा। मैं दुबई में था और काम में इतना बिजी था कि इसे कांटेक्ट नहीं किया। आहद ने नजर चुराते हुए कहा। अच्छा अंकल, अब मुझे इजाजत है, मुझे कुछ जरूरी काम है। इससे पहले कि वो मजीद सवाल करते, आहद ने इनकी बात काटते हुए इनसे जाने की इजाजत ली। अब बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, दोबारा जरूर आना। हाथ के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा। इसका मतलब हामिद ने हनी को कभी धोखा दिया ही नहीं और वो पागल लड़की आज तक इसे जिम्मेदार समझती है। आहद ये सब सोचकर हैरान हो रहा होता है और साथ ही से इस बात की भी खुशी होती है कि वो ये बात हानि को बताकर इसकी गलतफहमी को दूर कर देगा और इससे अपनी मोहब्बत का इजहार भी करेगा, क्योंकि अब आमिर ही नहीं है जिसकी वजह से वो पीछे हट रहा था। यहाँ तक आया हूँ तो हानि के घर भी चला जाता हूँ। पता नहीं इतने सालों में इसकी अम्मी और बहन किस हाल में होंगे। वो ये इरादा करके अपनी गाड़ी का रुख हानि के घर की जानिब करता है, लेकिन वहां पहुंचकर इसे एक और हकीकत का सामना करना पड़ता है। हानि के घर पर ताला लगा था। आसपास के लोगों से पूछने पर मालूम हुआ कि हानि की सौतेली माँ ने अपनी बेटी की शादी अमीर आदमी से करवा कर एक घर बेच दिया है और अब वो अपनी बेटी के साथ इसी के ससुराल में रहती है। जानकर हाथ को हानि के लिए दुख हुआ कि वो इस हाल में हॉस्पिटल में और उसकी अम्मी ने एक बार भी इसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। इसने वहां के लोगों से हानि के मुताबिक कुछ सवाल किए तो एक अलग ही बात सामने आई है। भाई, आप इनकी बड़ी बेटी हानि के बारे में कुछ बता सकते हैं कि वो अब कहाँ है? आहद ने हानि के पड़ोसी से सवाल किया। वो जानना चाहता था कि मोहल्ले के लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं जब वो घर से बाकी थी। हानि के बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है। वो अपने वालिद की मैयत पर भी यहाँ मौजूद नहीं थी। पता नहीं किस हाल में होगी। बहुत अखलाकमंद और नेक सी थी वो। आहद ने सुनकर फिर हैरान हुआ, सोचने लगा। जहाँ तक मुझे मालूम है, हानि ने बताया था कि इसके वालिद की मौत की वजह खुद है, तो फिर इन मोहल्ले वाले इसे जिम्मेदार क्यों नहीं ठहरा रहे? भाई साहब, हानि के वालिद की मौत कैसे हुई? इन्हें कैंसर था और वो लास्ट स्टेज पे थे वो, लेकिन घर पर ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई थी। पैसे की कमी के बायस वही बीमारी अपने घर वालों से पीछे छुपाते रहे और फिर इस बीमारी ने एक दिन उनकी जान ही ले ली। ये सुनकर तो हाथ की होश ही उड़ गई। इतनी बड़ी बड़ी गलतफहमी का शिकार है वो पागल लड़की। दिल चाह रहा था कि अभी उसके पास पहुंचकर इसे थप्पड़ लगाए। खुद को कब से इन गलतियों सजा दे रही है जो उसने कभी किया ही नहीं। वही सब अपने आप में ही बोल रहा था, जिसमें सामने से खड़े शख्स ने कहा। ओ भाई, क्या हुआ? ये किससे बात कर रहे हो? कुछ नहीं यार, बस ऐसी खैर। शुक्रिया तुम्हारा, तुमने ये सब मुझे बताया। अब शाकिर भाई के रिश्तेदार हैं? हाथ के सवाल पर इस शख्स ने पूछा। नहीं, बहुत थोड़ी बहुत पहचान थी, कहकर वो वहां से निकला और अब वो हानि के पास जा रहा था इसके गलत फहमी को दूर करने। हॉस्पिटल में आज शाम की पार्टी के लिए तैयारी बहुत जोशो खरोश के साथ जारी थी। पूरा स्टाफ हॉस्पिटल की अच्छी सजावट में मशगूल नजर आ रहा था और सारे डॉक्टर्स मरीजों को पार्टी के लिए ड्रेस बताओ तोहफे पेश कर रहे थे। आज हॉस्पिटल में एक अलग ही खुशियों का समा था। हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी पड़ी थी और दूसरी तरफ बासित की नजरें हाथ सिर्फ हानि को ढूंढ रही थी, जो इस हाथ में इसका गिफ्ट संभाले इसका मुंतजर था। काफी ढूंढने पर वो ऐसे कोने में खड़ी नजर आई और इसकी जानिब बढ़ा। तुम यहाँ हो और मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, आप क्यों मुझे ढूंढ रहे हैं? इसने खफगी से कहा। मुझे गिफ्ट देने के लिए आज शाम तुम्हें ये ड्रेस पहनना है। इसने मुस्कुराते हुए गिफ्ट इसकी जाने बढ़ाया। मैं नहीं आना चाहती इस पार्टी में, आप प्लीज किसी और को दे दें। इसने आने से साफ इनकार कर दिया। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ जो तुम मना कर रहे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस पार्टी में तुम्हें आना है तो बस आना है। बासित का अंदाजे से हैरान कर गया। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। इसके लहजे में थोड़ी सख्ती आई। मैं कुछ जबरदस्ती नहीं कर रहा। ये पार्टी मेरे मरीजों के लिए, तुम भी इनमें शामिल हो। आप जानते हैं कि मैं पागल नहीं तो फिर सब भी तुम पागल नहीं, लेकिन इस हॉस्पिटल में तो रहती हो, इसलिए आज तुम्हें इस पार्टी में शरीक होना है। बासित का जवाब सुनकर इसकी बोलती बंद हो गई। वो किसी सूरत से मना नहीं कर सकती थी। इसने वो गिफ्ट बासित से लेकर इसे थैंक्स कहा। पार्टी का आगाज हो चुका था। वहां पर मौजूदा शख्स आज अलग ही रूप में था। सबने खूबसूरत लिबास पहन रखे थे, लेकिन जब बासित की एंट्री होती है तो सबकी आंखें खुली खुली रह जाती हैं। ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट और ऊपर से ब्राउन जैकेट में वो बहुत हसीन लग रहा था। सारे डॉक्टर्स इसके पास आकर इसकी तारीफ करते हैं। कुछ डॉक्टर जो बासित के करीबी थे उन्होंने इसे छेड़ते हुए, आज तो बहुत हैंडसम रखे हैं, कोई तो खास बात है। पार्टी है तो जाहिर सी बात है थोड़ी मेहनत मैं खुद पर भी करूंगा। बासित ने इनके ही अंदाज में इन्हें जवाब दिया। थोड़े लोगों से बातचीत के दौरान वो अपनी मुसलसल अपनी नजरें हानि की तलाश में इधर घुमाता रहता है कि कहीं वो दिख जाए। फिर अचानक ही इस तरफ से शोर की आवाज आने लगती है। कितनी खूबसूरत लड़की, खूबसूरत लग रही है वो, बहुत प्यारी है तू। हर कोई इस लड़की की तारीफ कर रहा था जो रेड फ्रॉक पहनी सीढ़ियों से अपने कदम बढ़ाती नीचे जाने में उतर रही थी। इसके लंबे रेशमी खुले बाल थे और सादगी में वो दिलकश लग रही थी। और पागल इसे देखकर परी आई करने लगा। लोगों को इसके तरफ शोर सुनकर जो बात से पीछे मुड़ा तो इसे देखकर एक पल के लिए इसके होशों को हवा से गुम हो गई। वो लड़की और कोई और नहीं बल्कि आनी थी। जब बासित ने पीछे मुड़कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि हानिया थी और उसने वही ड्रेस पहना था जो बासित ने दिया था। इसकी नजरें हानिया से एक सेकंड के लिए भी नहीं हट रही थी। ऐसा लग रहा था कि इसके अगर इसने अपनी पलकें झुकाई तो वो गायब हो जाएगी। डॉक्टर बासित जब हानिया इसके पास पहुंची तो वो इसे घूरने में इस कदर मशगूल था कि इसकी आवाज पर उसने ध्यान नहीं दिया। बासित का इस कदर इसे घूरना परेशान कर रहा था और एक बार फिर इसने डॉक्टर बासित को
कहकर पुकारा तो इसने इस तरह रिएक्ट किया जैसे किसी ने इसे अचानक गहरी नींद से जगा दिया। जी वो मैं तुमने कुछ कहा? वो इसे अपने सामने देखकर घबराकर जो मुंह में आया बोलते चला गया। मैंने 2 बार आपका नाम लिया लेकिन आप पता नहीं किन ख्यालों में गुम थे। वो मैं तुम्हें इस ड्रेस में देखकर पहचान नहीं पा रहा था कि वाकई तुम हो। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। इसने हैरानगी से कहा। मेरा मतलब है आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इस बात पर हानि ने से आंखें दिखाई तो उसने अपनी बात फौरन बदल दी। इनफैक्ट आज सब भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत सब बहुत खुश भी हैं। इसके बाद इसने कोई बात नहीं की, बस एक किनारे में बासित के साथ खड़ी सब पागलों का तमाशा देख रही थी। यार मरीज अपने आप में मगन और बहुत खुश नजर आ रहे थे। तुम खामोश खड़ी हो, मैं कुछ लाने के लिए खाने के लिए लाऊं तुम्हारे लिए? इसे उदास देखकर बासित की मुस्कुराहट भी कुछ ही लम्हे में गायब हो गई। वो इससे बात करने के बहाने ढूंढ रहा था। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ तो खाओ, इतनी सारी चीजें और वैसे भी ऑफर सिर्फ आज के लिए, कल से फिर वही मरीजों वाला खाना होगा। और फिर भी खामोशी इस पर बात देगा। तुम यहीं रुको, मैं भी कुछ लेकर आता हूँ क्योंकि तुम तो कुछ कहोगी नहीं। खाने की टेबल जाने पड़ा लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि 3 पागल एक प्लेट के लिए आपस में लड़े हैं। तीनों एक भी प्लेट को पकड़कर पूरी कोर से अपनी जानब खींच रहे हैं। मैं पहले लूंगा, दो ये प्लेट। नहीं मैं पहले लूंगा। नहीं मैं। ये क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो। बासी 3 दिनों के दरमियान आकर इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था कि अचानक एक पागल ने जोर से प्लेट को अपनी जानब करके छोड़ा तो दूसरा पागल बहुत बुरी तरह से गिर गया और सामने रखी टेबल से इसका सर जख्मी हो गया। बासित ने इस पागल को उठाया तो इसके सर से बहुत खून बह रहा था। इस मरीज की हालत देखकर सारे पागल आपस से बाहर हो गए। कुछ ही सेकंड में सबके चेहरे की मुस्कुराहट डर खौफ में बदल गई और हर पागल खून खून कहकर भागने लगा। इस सब तमाशा देखकर बासित ने फौरन अपने स्टाफ को अलर्ट किया और जख्मी मरीज को वार्ड में ले गया। अब ये क्या हो रहा है यहाँ? लगता है मैं गलत जगह आ गया हूँ, लेकिन हॉस्पिटल तो बाइक का ही है। फिर ये लोग कौन है जो इस तरह भाग रहे हैं? आप हॉस्पिटल पहुंचकर पहले तो हैरान होता है क्योंकि हर मरीज ने रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे थे और हॉस्पिटल को भी पार्टी के लिए पूरी तरह सजाया गया था। लेकिन इन लोगों को इस तरह भागते देखकर वो थोड़ा परेशान हुआ और इसे जूम में भी इसकी निगाह सिर्फ हानिया को ढूंढ रही थी। फिर उसे किनारे में सहमी हुई दिखाई दी। इसे देखकर इसके चेहरे पर खुशी बिखर गई। उसकी पूरी थकन पल में दूर हो गई। हानिया को देखकर वो इसकी जाने तेज से बढ़ा। हानिया मंजर देखकर घबरा रही थी। सारे पागल इस तरह भाग रहे थे कि किसी को भी चोट लग जाए। वो जैसे भी अपने रूम तक पहुंच जाती थी। इसने जब अपने कदम आकर बढ़ाए तो एक पागल वहां से तेज से गुजरा तो हानि को धक्का लग गया और वो गिरने ही वाली थी कि हानि ने सब बाहों में ले लिया। जब इसने अपनी आंखें खोली तो हाथी को अपने इतने करीब आकर खड़ी की वो इसकी आंखों में अपनी आंखें डाले मुस्कुरा रहा था। तुम पर जोर देते हुए कहा, हाँ मैं क्यों भूल गई थी क्या? मुझे छोड़ो मुझे। वो इसे देख आंखें दिखाकर बोली, सोच लो अगर छोड़िए तो गिर जाओगे। हाथ ने इसे अपने ओठ ठीक करते हुए कहा, छोड़ो। उसके शर्ट का कॉलर पकड़े हुए बोली, दो फिर छोड़ दिया। उसने जैसे ही अपना हाथ उठाया वो फर्श पर जोर से गिरी। क्या हुआ? मजा है? इस हाथ ताली मारकर हंसते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही होशियार बनने का शौक है ना तुम? अब बोलो। हंसने के साथ से तंज भी कर रहा था। मुंह बंद करो अपना। वो उससे उठते हुए बोली, कल से हॉस्पिटल नहीं आ रहे थे तो बहुत सुकून से थी मैं, लेकिन पता नहीं क्यों आज थे तुम यहाँ फजूल में। उससे नजर चुराते हुए बोली, उफ क्या बात है मैडम, मुझे नोटिस करने लगी हैं? इसने हानि को फिर तंग किया, ऐसा कुछ भी नहीं है और वैसे भी मैं तुमसे बात ही भी कर रही हूँ। हानि ने इसे उंगली दिखाकर कहा, तुम जाओ अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, और अगर अब मेरे पीछे आए तो मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। वो अपना गुस्सा सिर्फ हाथ के सामने इंतजार करती थी। अच्छा जी तो ये बात है, चलो अब तुम मेरे साथ में दिखाता हूँ तुम्हें सीधा रास्ता। पागल लड़की। आहत ने इसका हाथ पकड़कर हाथ कस के पकड़ा और उसे बाहर गार्डन में लिया। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी डॉक्टर बासित से। इसने तरफ लाई से कहा। इसकी इस बात पर वो इसके करीब आया, उसके बाजू को पकड़ के बोला, कितनी खुद गर्ज हो तुम, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तुम्हें लगता है कि तुम जो करती हो तो जो सोचती हो वही सही है, कि दूसरे के चाहते हैं और इसके लिए इनके लिए तुम कितनी खास हो उसकी परवाह नहीं। बस तुम्हारे अपने इस मोटे से दिमाग में सोच लिया वही सही है, बाकी लोगों की फीलिंग है बाद में। तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि मैडम आप तो बहुत समझदार हैं। सही का गलत का फैसला तो बखूबी करने जानती है। आदमी ने रुके से बोलने आ रहा था। आज की बातें सुनकर इसने ताजुब हुआ। वो हैरानगी से इसकी आंखों में देख रही थी कि वो अचानक इतना बड़ा क्यों हुआ। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद जब बहार ने कहा कि आप मेरे को माफ कर दो, इसकी कोई गलती नहीं थी। इसकी हाथ की इस बात पर वो गुस्से से लाल हो गई और हद ही बरस पड़ी। क्यों माफ कर इसको धोखेबाज को? इसकी वजह से मैं आज इस हाल में हूँ और सिर्फ इसकी ही वजह से मैंने गलत कदम उठाया और मेरे बाबा चले गए। मैं कभी माफ नहीं करूंगी। सही कहकर वो पीछे मुड़ी। जानना नहीं चाहोगी कि मुझे सब कैसे पता चला? वो खामोश खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू जा रहे थे। इसकी मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी कि वो हाथ से कुछ पूछे किसी को सब कैसे पता चला। इस दिन जब तुम भाई को अपने बारे में सब कुछ बताए थे वो सारी बातें मैंने सुन ली थी। फिर मैं आमिर की तलाश में निकला, लेकिन वहां पहुंचकर मुझे मालूम हुआ था कि आमिर को तो इस दुनिया में नहीं है। 3 साल पहले कार एक्सीडेंट में इसकी डेथ हो गई जब वो तुम्हारे पास आ रहा था। आहद ने ये सच बताया तो अपने सर पकड़ कर बैठी और खूब रोने लगी। जिस पर आहद ने से कहा, एक बार ही जानने की कोशिश तो करती कि इसके ना आने की वजह क्या थी? वो जो इंसान उससे मोहब्बत की दावा करता था वो अचानक कहाँ गायब हो गया? आहद ने जब आमिर के साथ चीज बताया तो वो अंदर से डूब गई और अपनी भूल पर तड़प कर रोई। इसका मतलब गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी थी, मेरी वजह से बाबा। वो इस कदर हो रही थी कि मुझसे अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। एक और बात है जिससे अब तक मैं अनजान हूँ। कौन सी बात? वो इसकी तरफ देखकर खफगी से बोली, तुम्हारे बाबा को कैंसर था, इस वजह से इनकी डेथ हुई, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ये सुनकर इसके होश ही उड़ गए। बाबा। वो चीख चीख कर रोने लगी और बार बार ये कह रही थी, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। संभालो खुद को। उसने हानि को गले लगाया और उसके सर पे हाथ फेरते हुए, आज तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर हो गए। इतने साल से तुम गलत फैमिली का शिकार थी। अब हिम्मत करो और सोचो कि जो तुम लोग तुमसे दूर हुए हैं वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करते थे। इनकी मोहब्बत की कदर करो, खुश रहा करो। चलो अब तो उठो और अपने ये मोटे मोटे आंसू साफ करो। बेतहाशा हुए थे। हाथ ने इसकी आंखों से गिरते हुए आंसू को जब साफ किया तो इसकी तरफ मुतवज्जो हुई। हाथ ने हानि का हाथ पकड़ा उसे लेकर हॉस्पिटल की जाने बढ़ा। बासित पूरे हॉस्पिटल में हानि को ढूंढता फिर रहा था। फिर इसके नजर हाथ और हानि पड़े। इन दोनों को एक साथ देखकर बासित ने सवाल किया, तुम यहाँ और हानि तुम क्यों रो क्यों रही हो?
वो भाई ये बहुत डर गई थी इसलिए रो रही है। आहद ने फौरन जवाब दिया, हाँ मेरी भी गलती है, मैंने इसे अकेला छोड़ दिया, उस मरीज की हालत इतनी खराब हो गई थी इसलिए मुझे अर्जेंट जाना पड़ा। हानिया बिल्कुल खामोश थी और बहुत डरी हुई भी। हाँ, बासित ने इसकी हालत देखकर कहा, हानिया तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम आराम करो रूम में और मेडिसिन याद से ले लेना। हानिया अपने रूम में चली गई और वो दोनों घर आ गए। बासित अपने रूम में बेड पर लेटा हानिया के ख्यालों में गुम था। दरवाजे पे मिस्टर बिलाल ने दस्तक दी, लेकिन बासित अपनी सोचों में इसी कदर डूबा हुआ था कि इसे अपने वालिद की मौजूदगी का एहसास ही न हुआ। बासित मिस्टर बिलाल ने आवाज दी तो बुरी तरह से काम उठा। जी बाबा, आप कब आए? किन ख्यालों में गुम बेटा, जो बाप की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही? उन्होंने बासित को घूरते हुए बोला पूछा, बाबा वो मैं बहुत थक गया हूँ इसलिए शायद। ये कहकर बासित ने नजरें झुका ली। बेटा आपके चेहरे की मुस्कुराहट तो कुछ और ही बता रही है। मिस्टर बिलाल को इस पर शक हो। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, बासित ने हंसकर कहा। कौन है वो लड़की? कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने जुमला कहा तो बासित के चेहरे का रंग उड़ गया। बाबा क्या मतलब? मैं समझा नहीं। वह हैरान हो गया क्योंकि वो खुद भी इस बात से अभी बेखबर है कि इसे मोहब्बत होगी। बेटा मैंने ऐसे ही धूप में बाल सफेद नहीं की। चलो अब बताओ मुझे कौन है वो? बाबा अभी वक्त नहीं है, अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगा। अभी इसकी तरफ से हाँ नहीं है और आप जानते हैं मैं जबरदस्ती के रिश्ते नहीं बनाता। चलो ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा। और जैसे ही इसने हाँ कहा फिर शर्त मंगनी पड़ गया क्योंकि इतनी मुश्किल से मेरे बेटे को कोई लड़की पसंद आई है तो मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा। इस सुनकर बासित बहुत खुश हुआ और बाबा कहकर वो उनके गले लग गए। हानिया सुबह से आहद का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हॉस्पिटल के दरवाजे पर इसकी नजरें जमी थी। काफी वक्त गुजर गया। जब वो नहीं आया तो वो उदास हो गई। मुड़कर वापस अंदर जाने लगी तो अचानक किसी ने पागल लड़की कहकर आवाज लगाई। झट से पीछे मुड़ी तो कोई नजर न आया। इसने अपने गिर्द को देखा, कोई नहीं था। आज चुप कर इसकी हरकतों को नोट कर रहा था। फिर इसे डराने के लिए अचानक किसी सामने आया तो वो डर गई, वाकई डर गई। इसे सब देख ये सब करके बहुत हंसी आ रही थी। तुम्हें क्या मिलता है मुझे तंग करके? हाँ कभी सीरियस नहीं हो सकता? तुम वो एक सांस में बोलती चली गई, मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूंगा, तुम्हारी तरह रहने से मैं पनाह मांगता हूँ। उसे चिढ़ा था। तंज करने की जरूरत नहीं है, वो गुस्से से बोले। आज मैडम मेरे इंतजार कर रही थी, खैरियत तो है? जी नहीं, मैं क्यों इंतजार करने लगी तुम्हारा इंतजार? झूठ कब बोलो, मैं चुप कर देख रहा था किस तरह मेरी याद में तुम उदास खड़ी थी। याद नहीं कर रही थी, मुझे कुछ काम था इसलिए बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या काम? वो हैरान हुआ। जब से तुमने मुझे सब कुछ बताया मुझे यहाँ घुटन महसूस हो रही है। मुझे भी थोड़ी देर के लिए बाहर ले चलो, मैं अपने घर एक बार जाना चाहती हूँ। वैसे जा करी थी, बस इतनी सी बात और है और मैं समझ रहा था कोई बहुत बड़ा काम है। खैर मैं तुम्हें ले जाऊंगा लेकिन यहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि तुम एक पागल हो। इसने तुम्हें हॉस्पिटल के पीछे वाले रास्ते में आना, वहाँ मैं तुम्हें जाब ला कर दूंगा। इसे पहनकर हम आसानी वहां से निकल जाएंगे। वो इसकी बात से सहमत थी और हैरान भी। तुम वहां मेरा वेट करो, तुम वहां मेरा वेट करो, मैं आता हूँ। तुम कहाँ चले? हिजाब का बंदोबस्त करने, क्योंकि वो आसमान से नजर नहीं होगा इसलिए इसके लिए मुझे मार्केट जाना होगा। सब्जी पागल। वो जब जाने लगा तो वो इसकी बात में मुस्कुराई क्योंकि हाथ की बातें हंसने पर मजबूर कर देती थी। इतने सालों बाद वो आज हॉस्पिटल से बाहर निकली। इसे अपने इर्द का सारा मंजर बहुत दिलकश लग रहा था। हाथ के साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी लेकिन एक बार भी इसने इसकी तरफ नहीं देखा जिस पर इसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वो उसकी जाने में तो जो ये क्या कर रहे हो, गाड़ी ऐसे चलाओ। एक शर्त पर अगर तुम पूरे रास्ते मुझसे बात करोगी तो। हद है, वो मुंह बनाकर बोली। हद है नहीं, ये अहद है। वो अपने बालों को सेट करते हुए बहुत अकड़ से बोला। एक बात बताओ, तुम अपने घर क्यों जाना चाहती हो? अब तो वहाँ कोई नहीं रहता, तुम नहीं समझोगे। वो दास लहजे में बोली। आज मजीद इसे तंग नहीं करना चाहता था इसलिए खामोश हो गया। वो अपने घर के बाहर काफी देर से बैठी रही और इस घर में गुजारे हुए हर एक लम्हे को याद करती और रोने लगती। आहद इसे मुसलसल देख रहा था और दिल ही दिल में खुद से कह रहा था कि आज जितना रोना है रो लो, उसके बाद तो तुम्हें बातों में तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा, एक आंसू भी तुम्हारी आंखों में आने नहीं दूंगा। उस देर बाद हनी ने कहा, अब हमें चलना चाहिए। डॉक्टर बासित को अगर मैं हॉस्पिटल में नहीं मिली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ लेकिन इससे पहले कुछ खा लेते हैं क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। तो चले फिर। आहद इसके साथ मजीद टाइम गुजारना चाहता था इसलिए भूख का बहाना किया। आहद ने गाड़ी पार्क के सामने रोकी क्योंकि हनी किसी भी होटल में जाना नहीं चाहती थी। लो तुम्हारे कहने पर मैं किसी होटल में नहीं जा रहा इसलिए पार्क ठीक है। अब यहाँ जाने से मना नहीं करना प्लीज। इसने हाथ जोड़कर बोला। मुझे लोगों का जुम्म पसंद नहीं है इसलिए मना किया तुम्हें। वो इतनी सालों से अकेली रही इसलिए लोगों के बीच आने से कतरा रही थी। अच्छा बाबा ठीक है, अब ये बताओ क्या खाओगी? तुम्हें खाने में क्या पसंद है? कुछ नहीं खाना मुझे, वो वहां मैं खाऊंगा और तुम मुंह देखोगी। अगर तुम कुछ नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खा रहा है, ऐसे ही भूखा रहूंगा। और अगर और क्या बता, अगर भूख से बेहोश हो गया तो बाद में मुझे नहीं बोलना। वो बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोला। ड्रामेबाज, तुम कुछ ना कुछ ऐसा करते हो कि मुझे तुम्हारी बात माननी पड़ती है। तो बताओ फिर क्या खाओगी? और हाँ, जो चीज तुम्हें ज्यादा पसंद है वही बताना। वो आंखें बड़ी करके इसे हुक्म दे रहा था। अगर वो चीज ना मिली तो मैं तुम्हारे लिए इसे कहीं से भी ले आऊंगा, मगर लाऊंगा जरूर। वो इसकी आंखों में देखकर बोला। अब बताओ भी। मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है। उफ, गोलगप्पे ये तो यहाँ मेरे सामने ही मिल जाएंगे। तुम पार्क के अंदर मेरा वेट करो, मैं लेकर आया। वो खुशी से इसकी मनपसंद चीज लेने के लिए गई। ये लो मैडम आपकी मनपसंद डिश। इसने प्लेट लगा जाते हुए इसके करीब किया। तुम अपने लिए कुछ नहीं लाए? वह हैरानी से पूछा। तुम क्या ये पूरे गोलगप्पे खुद अकेले ही खाने वाली हो? ने प्लेट दिखाते हुए इससे पूछा। हाँ तो वो झट से बोली। और पागल लड़की, अपनी सेहत देखो और इस प्लेट को। तुम नजर लगा रहे हो मेरे खाने पर? इसने गुस्से से कहा। नहीं बता रहा हूँ, खैर लो पूरा खाओ और अगर ये भी कम पड़ जाए तो बता देना और ला दूंगा। इसने तंजील लहजे में कहा। बाद में पक्का ले आओगे? हाँ बाबा ले आऊंगा, आप खाना शुरू करो। अगर बाद में ले आओगे तो अभी मैं तुमसे गोलगप्पे शेयर कर सकती हूँ। तो पहले तो इसे घूरा और फिर इसकी इस बात पर खूब हंसने लगा। वो खाने के बाद
कुछ देर बाद हानिया ने वापस जाने का जिक्र किया और जाने के लिए चेयर से उठी तो उस आदमी से फिर पागल लड़की कहकर आवाज दी, सुनो पागल लड़की, ये क्या तुम हर वक्त पागल पागल कहते रहते हो? अब तो तुम्हें मेरा नाम पता चल गया है तो फिर मुझे मेरे नाम से पुकारो। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब तक तुम इस पागल खाने में रहोगी मैं तुम्हें पागल ही कहूंगा। तुमसे बहस करने की फिजूल है। अच्छा अब फिर से लड़ाई शुरू नहीं करो, क्योंकि आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फिर मुझे पता है हम फिर से बकवासी करोगे, मुझे कुछ नहीं सुनना कुछ भी। तुम बस मुझे यहाँ से लेकर चलो। यार मेरी बात तो सुनो। इसने इसका हाथ पकड़ के इसे जाने से रोका। तुमने फिर मेरा हाथ पकड़ा। इसने एक बार फिर इस हरकत पर शदीद गुस्सा है। अच्छा बाबा सॉरी सॉरी, अब नहीं करूंगा। प्लीज गुस्सा नहीं हो, बस एक बार मेरी बात सुन लो। जल्दी कहो क्या कहना चाहते हो। तुम मेरे बारे में क्या सोचती है कि तुम बदतमीज, लापरवाह और खुदगर्ज लड़के हो। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत लापरवाह हूँ, लेकिन बदतमीज और खुदगर्ज नहीं हूँ। और पता है मेरी मामा क्या कहती है, मैं बहुत लापरवाह हूँ, अपनी कोई चीज संभाल कर नहीं रख सकता। अपनी दुनिया में मकन किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। एक और बात बताऊँ तुम्हें, मैं अपनी जिंदगी में किसी बात पर भी कभी सीरियस नहीं हुआ। अब सबका कहना है कि मुझे कोई संभाल नहीं सकता। मेरी मामा कहती है कि मेरी लाइफ में ऐसी लड़की आनी चाहिए जो मुझे नहीं बल्कि मैं इसे संभालूं। वो अपने दिल की बात बताने से पहले इसे अपने बारे में बता रहा था। तुम मुझे क्यों बता रहे हो सब? वो हैरान थी इसकी बात पर। वो इसके करीब आया और बहुत नरम लहजे में इससे कहा कि क्योंकि मैं तुम्हें संभालना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो? पूरे होश में हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार तुम्हें देखा था, इस दिन ही तुम मुझे मेरे लिए बहुत खास बन गई थी। हर वक्त तुम्हारा चेहरा मेरी नजरों के सामने रहता है, लेकिन तुम्हारे माजी की वजह से चुप है। लेकिन आज मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि अगर तुमने मेरी मोहब्बत कबूल कर ली तो मैं तुम्हें वो खुशी दूंगा जिससे आज तक तुम महरूम रही हो। ये नामुमकिन है क्योंकि मैं एक यतीम हूँ और मैंने अपनी जिंदगी के 3 साल एक पागल खाने में गुजारे हैं और मेरी माजी की तलख हकीकतों से तुम पूरी तरह वाकिफ हो। अब लोगों की नजरों में सिर्फ एक पागल हूँ मैं। मैंने अपनी पहचान खुद खत्म की है। मुझे तुम्हारे नाम से अब कोई नहीं जानता। मुझे मेरे नाम से अब कोई नहीं जानता। इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी और वो बेतहाशा रो रही थी। रोते रोते वो जमीन पर गिर गई पड़ी। आज ने संभालते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। ये चीज जरूरी है। लोग क्या सोचते हैं ये जरूरी नहीं है। अगर हम हर बार लोगों के बारे में सोचेंगे तो कभी खुश नहीं रह सकेंगे। और मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूँ। क्या जानते हो मेरे बारे में? इसने दबी हुई आवाज में पूछा। सब कुछ, कि तुमने किस तरह अपने आप को निकलती हुई सजा दी जो तुमने कभी की ही नहीं हो। तुमने किस तरह अपनी इज्जत को बचाने के लिए पागल खाने का इंतखाब किया। तुम बहुत पकीजा कहानी और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला यूं नहीं कर सकती। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वो अपने आंसू को साफ करते हुए बोले, ठीक है मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, जल्दी फैसला करो। इतनी जल्दी नहीं, मुझे कल तक का टाइम तो दो। आखिर शादी का सवाल है। यार मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता। तुम क्यों नहीं समझ रही? मैं कल ही बताऊंगी और अगर तुमने अब जिद किया तो मैं अभी इनकार कर दूंगी। अच्छा बाबा ठीक है, प्लीज ना नहीं कहना। मैं कल तक का वेट कर लूंगा, लेकिन मुझे जवाब हाँ में चाहिए। और अगर जवाब ना में हुआ तो वो सिर्फ डरा रही थी। इस बारे में सोचा नहीं और मुझे सोचना भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जवाब हाँ में ही होगा। इस बात पर हानिया ने इसकी तरफ प्यार से देखा और उसके चेहरे पर किसी मुस्कुराहट बिखर गई और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। बासित हॉस्पिटल में हानि को हर जगह तलाश कर रहा था, लेकिन उसे कहीं नहीं मिल रही थी। हानि के लिए इसका इस कदर फिक्रमंद होने वहां के लोगों को इस सोचने पर मजबूर कर रहा था कि इन दोनों के दरमियान कोई करीबी ताल्लुकात है। हानि को हाथ हॉस्पिटल ड्रॉप करता है। जाते हुए कहता है कि मैं कल तुम्हारा हॉस्पिटल के पीछे वाला एरिया में वेट करूंगा, याद से आ जाना। हानि जब में हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होते हैं, सामने खाली रूम में जाकर जब बताती है, जो बाहर आते हैं सब लोग इसे ही घूर रहते हैं। वहां पर मौजूद हर शख्स इस पर हर तरह तरह के इल्जाम लगा रहा था। वो इन लोगों की बातें सुनकर चौंक जाती है। सब लोग आपस में कह रहते हैं कि मुझे तो पहले ही सही लगता था कि पागल नहीं, हाँ सही कह रही हो तुम। और अब तो डॉक्टर बासित भी इसे कितनी अहमियत देने लगे। इसलिए इसके लिए अलग रूम तैयार किया और पार्टी में भी इतना खूबसूरत ड्रेस वो सिर्फ इसके लिए ही लेकर आई। मुझे तो लगता है कि इसका और डॉक्टर बासित का चक्कर चला है। इनकी बातों से लग रहा था कि वो लोग जानबूझ कर सही बातें सुनाने के लिए आपस में बात कर रहे हैं। हानि से सब बर्दाश्त ना हो रहा, वो अपने कानों में हाथ रख कर रोने लगी। बासित ने जब ये सब सुना तो अपने स्टाफ को सख्त लगे में डांटा। हानि की तरफ उठते सवालों को कड़ा जवाब दिया और साजिश बात ही समझ दी कि वो इसे बहुत जल्द अपनाने वाला है और हानि से शादी करके इसे नहीं पहचान देगा। बासित का जवाब सुनकर सबने खामोशी से सर झुका लिया। हानि ने सुनकर हैरान हो गई। इसकी समझ में नहीं आना था क्या करे। बासित ने सबके सामने इतनी बड़ी बात की, वो भी इससे पूछे बगैर। मैं जानती हूँ तुम मेरे इस फैसले से जानता हूँ मेरे फैसले से तुम हैरान हो, लेकिन मैं क्या करता लोगों को सवालों का यही जवाब था मेरे पास। बासित से वजाहत दे रहा था, लेकिन वो खामोश बैठी इसकी बातें सुन रही थी। अभी कुछ ही लम्हे पहले वो इस बात से अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि हर ने इससे मोहब्बत का इजहार किया। तो दूसरी तरफ बासित का सबके सामने कहने से मजीद उलझनों में डाल देता है। वो एक बेजान शेर की तरह खामोश बैठी सोच रही थी, आज ये क्या क्या हो गया मेरे साथ। कुछ देर पहले मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में खुशियों ने फिर से दस्तक दी है, लेकिन फिर ये सब क्यों और कैसे? वाकई हकीकत है फिर कोई ख्वाब? वो अपनी सोचों में इस कदर डूबी हुई थी कि जब बासित ने इसके कंधे पर हाथ रखा, उसका रुख अपनी जान मोड़ा तो वो बुरी तरह कांप उठी। क्या वो तुम डर क्यों रही? आपने सबके सामने कह दिया, आपको कुछ अंदाजा भी है? वो लड़कती हुई आवाज में बोली। मैंने फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं कि अब क्या होगा और कैसे। वो इसे मजबूत लहजे में समझा रहा था। आप सच में मुझसे शादी करना चाहते हैं? वो भी चंद लोगों की बातों में आकर। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, ना ही लोगों की बातों में आकर तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो फिर सब क्यों कहा आपने? वो सवाल नजरों से देखकर बोली, मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता हूँ। तुमसे ये बात कहने वाला था, लेकिन सब कुछ हो क्या? बासित की बात है और वो हैरान हुई। इसके पास अल्फाज ही नहीं थे वो कुछ कहे। हाँ अगर तुमने इससे शादी के लिए हाँ कहा तो मैं अपने वालिदैन को तुमसे मिलवाऊंगा। और कुछ भी कहने से पहले सोच लेना कि ये जगह तुम जैसी नाम लड़की के लिए नहीं है और तुम इस पागलों के बीच बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। और कब तक तुम इस पागल खाने में रहोगी? अपनी लाइफ में आगे बढ़ो।
बासित को कुछ भी कहने से पहले वो हद के बारे में सोचती है जो इसके जवाब को मुंतज़िर था और कल के इंतजार में यहाँ से रवाना हुआ था। उसके साथ गुजारे हुए हर लम्हे को याद कर रही थी, लेकिन जब बासित को अपने सामने देखा तो उसे बासित के एहसान आगे याद आ गए जो इसने इस पर किए। इसे इस हॉस्पिटल में रहने की जगह दी, इसका इलाज किया और अब इससे शादी करके इसे अपनाना चाहता है। वो इसे कैसे मना कर सकती थी? और अब तो इसने सबके सामने ये भी कह दिया था कि वो शादी करेगा, और अगर बासित को इनकार करती है तो लोगों के सामने इसका नाम खराब होगा, जो वो हर किसी नहीं चाहती। जवाब दो, क्या सोच रही हो? बासित कहने पर वो घबरा गई। आप पहले अपने वालिदैन से पूछ लें, क्या वो मुझे अपनाएंगे? हानि का जवाब सुनकर बासित भी खुश हुआ कि वो इनकार नहीं करेगा। अगर मेरे वालिदैन को कोई इंतजार नहीं हुआ तो क्या तुम शादी करोगे? बासित ने इसकी आंखों में देखकर कहा तो इसने नजर झुका ली और इशारों में हाँ कहा। बाबा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बासित ने रूम में दाखिल होने से पहले जान लिया। जी बेटा, आज हॉस्पिटल जल्दी घर आ गए, तुम खैरियत तो है? उन्होंने अखबार को टेबल पर रखते हुए कहा। जी बाबा, आज आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। किस बारे में? आप कल पूछ रहे थे कि वो कौन लड़की है जिसमें हम पसंद करते हैं, वो धीमी लहजे में बोल रहा था। हाँ, तो क्या इस लड़की ने हाँ कर दी? वो बासित के दोनों बाजू को पकड़ कर पूछ रहे थे। नहीं बाबा, इसने कहा है कि पहले मैं आप और मामा से पूछ लूँ। हमारी तरफ से तो हाँ है, क्योंकि मेरे बेटे की पसंद गलत हो ही नहीं सकती। हाँ बाबा, लेकिन वो ये वही लड़की है जो मेरे हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। क्या तुम इस लड़की से शादी करना चाहते हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या बोल रहे हो? उन्होंने सख्त लहजे में बासित को, बाबा वो लड़की पागल नहीं है और आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर ये सब क्यों? बासित इनके अंदाजे में सो गया, सर झुकाकर इनके सामने खड़ा था। बासित को दस देकर वो हल्का सा मुस्कुराया, कहा मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे मालूम है मेरा बेटा जो भी करता है इसमें किसी की भलाई होती है। तुमने जो फैसला किया वो बिल्कुल दुरुस्त था। आज मुझे तुम पर फख्र है हो रहा है कि तुम मेरे बेटे हो। बाबा, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। बासित ने मुस्कुराते हुए कहा, हाथ की तरह थोड़ी शहादत मैं भी कर सकता हूँ, आखिर बाप किस कौन? जी बाबा बिल्कुल। बाबा, अगर बाबा ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो वो खफगी से बोला, इन्हें मैं अपने तरीके से समझा दूंगा, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है इन्हें कोई इतराज नहीं होगा, क्योंकि इनके लिए यही काफी है कि तुमने शादी के लिए हाँ कर दिया। खैर तुम ये बताओ कि मेरी हमारी होने वाली बहू से कब मिलवा रहे हो? इस बात पर बासित मुस्कुराने लगा। जब आप कहें तो फिर कल चलते हैं, तुम्हारा रिश्ता लेकर और बात पक्की करते हैं। सुनकर बासित ने मिस्टर बिलाल को गले लगा लिया। आहद आज बहुत खुश नजर आया था। इसका बस नहीं चलता कि वो पूरी दुनिया को चीख चीख कर कह दें मुझे मोहब्बत होगी, लेकिन जज्बात को काबू में रखते हुए हानि के जवाब मुंतजिर था। वो इससे मिलने के लिए बहुत बेताब हो रहा था। आहद, तुम्हें तो कोई लड़की इनकार कर नहीं सकती, लेकिन आखिर इतने हैंडसम बंदे को भी भला कोई मना कर सकता है? वो आईने में खुद को देखकर बोल रहा था। वो अपने वालों को सेट करने लगा। आज मिस्टर बिलाल ने इसे आवाज से उठने का रूम से आया था। जी बाबा, आपने मुझे बुलाया? वो सीरियस होता था, बोला जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। मिस्टर बिलाल ने मिठाई के डब्बे नौकर को देते हुए कहा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है और आप सब इतने खुश नजर आ रहे हैं, कोई खास बात है क्या? आहद ने सब तैयारी देखते हुए पूछा। बासित ने अपने लिए लड़की पसंद कर ली और हम सब वहीं जा रहे हैं और तुम्हें भी साथ चलना है क्या? भाई शादी के लिए मान गई? वही सुनकर जो खुशी से झूम उठा। तुम्हें तो अपने दोस्तों से फुर्सत ही नहीं मिलती, तुम अपने घर वालों को टाइम दो। घर में रहते हो लेकिन इतनी जहमत नहीं करते कि फैमिली के साथ बैठकर थोड़ी बातें कर लो। मिस्टर बिलाल तर्जीह लहजे में इससे मुखातिब हुए। इससे पहले कि आहद इस लड़की के बारे में पूछता कि वो कौन है और बासित को कहा वो लड़की कहाँ मिली, मिस्टर बिलाल की दाद से वो सब भूल गया। मिस्टर बिलाल को काम में मसरूफ देखकर साइड से निकल रहा था, क्योंकि इसे आने के लिए कुछ प्लान था और आज का दिन वो किसी सूरत में खराब नहीं करना चाहता। जैसे वो अपने घर कदम घर से बाहर निकलता मिस्टर बिलाल से देख लेते हैं। आप कहाँ जा रहे हो तुम? और अब तुम? मिस्टर बिलाल ने उससे में कहा, बाबा मेरी होने वाली भाभी को मेरा सलाम कहना, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं शाम तक घर आ जाऊंगा। इससे पहले कि मिस्टर बिलाल से कुछ कहते हुए जल्दी में बोलते हुए वहां से निकल आया। बासित अपने वालिदैन को लेकर रानी के पास पहुंचता है। वो अपने रूम में उदास बैठी होती है। जब बासित की वालिदा इसके सर पर प्यार से हाथ फेरती हैं तो वो चौंक जाती है। आप वो इन्हें देखकर खड़ी होगी। माशाल्लाह मेरी होने वाली बहुत लाख में है, वो हानि बोल कर बोली। हाँ, नहीं अचानक इन लोगों को देखकर हैरान थी। मानना पड़ेगा मेरे बेटे की पसंद वाकई काबिल तारीफ है। मिस्टर बिलाल के चेहरे पर खुशी नुमाया थी और वो आसिफ की पसंद पर बहुत खुश नजर आ रहे थे। मैं तो कहती हूँ आज रानी को अपने घर ले चलते हैं। मोहतरमा अपने जज्बात पर काबू रखें, आखिर हमारे बेटे की शादी है, इतनी सादगी से थोड़ी करेंगे। जानती इसलिए तो पूरी तैयारी के साथ आई। उन्होंने हानि का हाथ पकड़ा, उससे बहुत से तवाइफ रस्म के कपड़े मिठाई वगैरह देकर कल की रस्म यानी मंगनी की चाल तलब की। बासित की वालिदा जिस तरह हानि को प्यार शफकत से दे रही थी, इसके आंखों में आंसू आ गए। माँ की मोहब्बत से महरूम लड़की को जब माँ जैसी मोहब्बत मिली तो वो खुद को रोक न सकी और उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। इसका इस कदर रोना ही साफ जाहिर कर रहा था कि इसे मोहब्बत रिश्तों की शदीद जरूरत है और वो मजीद अकेले नहीं रह सकती। हाँ, लेकिन राजा ने तो इन्हें इनकार करने से रही, इसलिए वो सब झुकाकर हाँ कर देती है। हाँ, देख खूबसूरत सी रिंग हाथ में ली, इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा, क्योंकि उसने कहा था वो जरूर आई। कहाँ तुम? अब इंतजार नहीं होता, जल्दी से आ जाओ। रिंग को देखकर कह रहा था। काफी वक्त गुजर गया लेकिन वो नहीं आई, वो उसके इंतजार में हो चुका था। इसे मजीद इंतजार करना जरूरी नहीं समझा और हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो गया। सबसे पहले इसे रूम में चेक किया लेकिन वो हम मौजूद नहीं थे। इस पर वो परेशान। हॉस्पिटल के हर कोने कोने में वो इसे तलाश रहा था लेकिन वो इसे कहीं दिखाई नहीं दी। इसे इस कदर ढूंढते देख कहानियां मुंह दबाकर रोने लगी। जो इसका सामना करने से कतरा रही थी, इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी वो इसे कुछ कहे, इसलिए वो इससे चुप रही थी। हाथ उठाकर एक जगह बैठ गया और कल जो वो कह कर गई थी इस पर गौर करने लगा। बासित ने जब इसे कॉल किया तो वो होश में आया। जी भाई बोले, इसने उदास लहजे में कहा। कहाँ तुम और आज हमारे साथ क्यों नहीं आया? तुम्हें अंदाजा भी है कि हम बाबा तुम्हारी इस हरकत से कितना नाराज हुए हैं?
बासित का इतना के सब कहने पर इसके मुंह से सिर्फ ही निकला। तुम जहाँ भी हो अभी के अभी कर रहा हूँ। बासित ने सख्त लहजे में ये कहकर काटा। आहत मायूस होकर हॉस्पिटल से निकल हो रहा होता है, लेकिन इसकी नजर भी इसे ही ढूंढ रही होती है और बार बार पीछे मुड़कर देखता है कि कहीं से वो इसे नजर आ जाए। घर पहुंचकर तो वो और ज्यादा खुश और हैरान होता है। पूरे दोपहर को दुल्हन की तरफ से जाया जा रहा था और घर का फर्ज किसी न किसी काम में मशगूल था। बासित मेहमानों की लिस्ट बनाने में मसरूफ था। इसकी मामा नौकरों से घर की सजावट करवाने में और मिस्टर बिलाल खान कॉल में अपने दोस्तों को इनवाइट कर रहे थे। आखिर घर के चारों तरफ को पूरा था। अभी तो कुछ देर पहले मैं यहाँ से जब निकला तो सब कुछ ठीक था। मेरे अचानक क्या हो गया? हाथ सोच में पड़ गया। घर आने की फुर्सत मिल गई जनाब को। मिस्टर बिलाल से देखते ही तलखलाजी में बोले, सॉरी बाबा, मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए जाना पड़ा। वो सब झुकाए अपनी गलती पर शर्मिंदा था। मेरी बात कान खोल के सुन लो। घर में फंक्शन है और सारे इंतजाम तुम्हें संभालने हैं और मैं इस बात तुम्हारी कोई लापरवाही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। कल फंक्शन किस लिए बाबा? अभी तो मेरा रिजल्ट भी नहीं है। इस सीरियस कंडीशन में भी इसे मजाक सुनिए। देख रही हैं आप अपने बेटे को, मेरी हर बात को ये मजाक में लेता है। पता नहीं कब सीरियस होगा अपनी लाइफ में। मिस्टर बिलाल ने शदीद गुस्से से कहा। बासित ने इशारे में हाथ को चुप रहकर कहा तो खामोश हो गया। बाबा सॉरी, अब आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दें। वो कान पकड़ कर सॉरी कर रहा था। इसके अंदाज पर मिस्टर बिलाल मुस्कुरा कर रहे मिस्टर बिलाल मुस्कुरा कर रह गए। कल तुम्हारे भाई की एंगेजमेंट है, इसी हफ्ते इनका अभी, इसलिए घर पर बहुत काम पड़ा है और तुम्हें इन कामों में हाथ बढ़ाना है क्या? अभी तो आप लोग लड़की देखने गए थे, फिर शादी एंगेजमेंट और निकाह का प्लान भी कर लिए वहाँ भी। और भाई आप तो शादी करना ही नहीं चाहते थे, फिर चट मंडी पे पट ब्याह का क्या सीन है? वो बासित को मुसलसल छेड़ रहा था। ये सारी बातें बाद में करना है, इस कुछ कार्ड है, इसे आज ही सबको देना है। मैंने करीब रिश्तेदार को फोन पर कह दिया और जो लोग रह गए हैं इनकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मिस्टर बिलाल ने कार्ड का बंडल इसके हाथों में थमा कर कहा, बाबू सब तो ठीक है, लेकिन ये तो बताएं सब कुछ इतनी जिक्र करने की वजह तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे, इसलिए जो काम तय है वो करो। आज इस बात में सबको भूल कर रह गया। मुंह बनाते हुए वहां से निकल आए। वो अब भी इस बात से जान है कि वो हानिया लड़की वो हानिया है जिससे वो बात से शादी हो। घर पर है कोई काम है, इसका दम शुरू होता है, किसी ने इसे बताने की जहमत नहीं की और इसके हाथों में कार्ड पकड़ा कर इसे रवाना कर दिया। बाबा आप सब कुछ इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? आखिर वजह क्या है? बस इस बात पर रहता है कि बाबा एक ही हफ्ते में शादी क्यों करवाना चाहते हैं? तुम जानते हो कि हानिया की 3 लड़कियां उससे 3 साल के बाद खाने को गुजारी हो। ये बात सिर्फ हम जानते हैं किसने किन हालातों का सामना किया, लेकिन हमारे आसपास के लोग इस बात को नहीं समझेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि शादी जल्द से जल्द हो जाए ताकि लोगों को बोलने का मौका ही न मिले। बाबा मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आनी की अदायगी जरूरी है। जब तुम लोग इस शादी के लिए राजी हो तो फिर जल्दी शादी से आने का एतराज हो सकता है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम आने को रहने का कहीं और बंदोबस्त करो इसका, और हॉस्पिटल में रहना मुनासिब नहीं है। जी बाबा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं कल ही आने के रहने का इंतजाम करता हूँ। बासित सुबह हॉस्पिटल पहुंचकर आने से मिलता है बताता है कि मामा ने आज शाम के लिए कपड़े दिए हैं तुम्हें और तुम अपना सारा सामान पैक कर लो, आज से तुम यहाँ नहीं रहोगे। तो फिर मैं कहाँ रहूंगी? वो खौफी से बोली कि मैंने कोई बात नहीं है, दरअसल हमारी शादी हो रही है तो बाबा ने कहा कि तुम्हारा हॉस्पिटल में रहना मुनासिब नहीं, इसलिए आज से तुम मेरे दोस्त के फ्लैट में रहोगी और तुम्हें डरने की बात नहीं है, तुम वहाँ बिल्कुल सेफ हो। इस फ्लैट में मेरे दोस्त की फैमिली भी रहती है और ये मोबाइल तुम्हारे लिए है। बासित ने मुस्कुराते हुए मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाया तो वो लेने से हिचकिचा रही थी। लो बासित ने जबरदस्ती से मोबाइल घुमाया। मैंने इस मोबाइल में घर के सभी लोगों के नंबर सेव कर दिए और अगर तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत हो तो एक कॉल कर लेना। मुझे तुमसे एक बात की इजाजत लेनी थी। कौन सी बात? वो सुनने से बोली, बाबा इस हफ्ते हमारा निकाह करवाना चाहते हैं। वही सुनकर चौंक गई। तो बासित ने फौरन कहा, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं मना कर दूंगा। मैं इस बारे में क्या कहूँ, जैसा आप लोगों को ठीक समझे। इसे निकाह की इजाजत दी तो बासित को इत्मीनान आ गया कि हानि को इस बात से कोई इतराज नहीं। रात अपने बाबा के डर से सुबह जल्दी उठकर कामों में लग गया और रात काम के दौरान इसे जब भी मौका मिलता तो हानि के बारे में सोचता। वो जानना चाहता था कि वो कल क्यों नहीं आई, लेकिन काम में उसके अंदर मसरूफ था कि इसे हानि के पास जाने का मौका ही नहीं मिला। शाम में सारे मेहमान तशरीफ ला चुके थे और आहत अब भी कामों में लगा था। बेटी सारे मेहमान आ चुके हैं, अब तुम भी तैयार हो जाओ। जी मामा बस ये थोड़ा सा काम रह गया। आज मेरे बेटे ने वाकई बहुत मेहनत की और उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेर कर बोली, मामा आप ही तो हैं इस घर में जिन्हें मेरी मेहनत नजर आती है, बाकी सब तो मुझे कामचोर समझते हैं। वो एक्टिंग करके बोलने लगा, जिस पर वो मुस्कुराए। अच्छा मामा अपना चला रेडी होने, वरना हर कोई मुझे दूल्हे का भाई नहीं बल्कि नौकर समझेगा। कहकर वो तेजी से अपने कमरे की जानिब बढ़ा। मामा ये हानिया अब तक पार्लर से आई नहीं, बस कुछ परेशान हूँ। मैंने ड्राइवर को भेजा है, बस आती होगी। वो दोनों दरवाजे पर आने की राह देख रहे थे। आप दोनों दरवाजे पर क्या कर रहे हैं? इन दोनों को के कंधे पर हाथ रखकर कहा। वो दरवाजे की जानिब रुक करके खड़ा हो गया। तुम्हारी होने वाली भाभी का इंतजार। बासित ने जैसे ही जुमला कहा तो इसकी नजर सामने आते हुए एक वाइट कलर कार पर बेकार बिल्कुल दरवाजे के पास आकर रुकी और सब इस कार की तरफ जाने में तो कार दरवाजा ड्राइवर ने खोला तो इसमें एक लड़की मौजूद थी। जब इसने अपने कदम कार से बाहर रखे तो इसकी ऊंची सैंडल को आहत ने घूरा। इससे पहले कि वो लड़की बाहर आती, बासित ने फौरन इस कार की जानिब बढ़कर अपना हाथ आगे बढ़ाया। इस कार में जो लड़की ने बासित का हाथ थामा और कार से बाहर आई। आहत को वो लड़की नजर नहीं आ रही थी क्योंकि वो बासित बिल्कुल इसके सामने
खड़ा था। जैसे ही वो इसके सामने से हटता है तो आधे इस लड़की को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि हानि थी। वो इन दोनों को साथ में देखकर यकीन कर नहीं कर पा रहा था कि वाकई सच है या कोई ख्वाब। वो खुद को ही कहकर तसल्ली दे रहा था कि भाई ने जरूर हानि को भी इनवाइट किया होगा, लेकिन वो दुल्हन की तरह क्यों तैयार हुई। वो अपनी आंखें बड़ी करके इन दोनों को घूरे जा रहा था। जब वो दोनों इसके करीब आए तो हाथ ने पहले एक नजर हानि पर डाली, फिर बासित को देखकर, भाई सब क्या हानिया और आप? इसने बहुत हिम्मत करके पूछा। इसकी आंखें खामोश की और दिल की धड़कनें भी तेज होने लगी। यही वो लड़की जिससे मैं शादी कर रहा हूँ, तुम हैरान क्यों हो रहे हो? जब बासित ने कहा तो हाथ के सर पर जैसे आसमान टूटा। वो आज से पहले कभी इतना गमगीन नहीं होता। हाथ इससे पहले कुछ कहता, मिसेस बलाल बोल पड़ी, माशाल्लाह मेरी बेटी तो मेरी बहू तो बहुत प्यारी लग रही है। वो इसकी गाल पर हाथ फेरते हुए बोली, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराई। मामा अब सारी बातें ही करनी है, अंदर भी चलना है, क्योंकि हम सारे मेहमान वेट कर रहे हैं। बस एकदम मुस्कुरा कर कहा, हानि तुम मेरे साथ आओ। वो हानि का हाथ पकड़ कर इसे अंदर ले गई। हानि जाते हुए एक नजर हाथ को देखा तो इसने अपनी आंखों में आंसू को रोक रखा था और चेहरे पर सी मुस्कुराहट से जाए इसे देखने लगा। इस महफिल में हाथ के अलावा हर शख्स खुश नजर आ रहा था। जो शख्स अभी कुछ देर पहले से पास आ रहा था, वो अब चुप चुप कर अपने आंसू को साफ कर रहा था। हानिया बासित, अब हानि को रिंग पहना दो। मिस्टर बिलाल ने रिंग बासित की तरफ बढ़ाते हुए कहा। बासित ने हानि का हाथ अपने हाथ में लिया तो हाथ काम किया। इसके कदम पीछे हुए और जैसे ही बासित ने रिंग पहनाया, हाथ की आंखों से आंसू निकल आया। और जब हानि से रिंग पहनाने के लिए कहा गया तो इसके हाथ कांपने लगे। इसने एक बार अपने इर्द गिर्द नजर डाली तो इसे हाथ का ही भी हाथ नजर न आया। वो हाथ में रिंग लिए अपनी सोचों में गुम थी। हानि बेटा रिंग पर ना हो। मिसेस बिलाल ने इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा तो वो डर से कांप उठी। जी, इसने घबराकर बासित को रिंग पहनाया। सबने इन दोनों को ताइफ के साथ मुबारकबाद भी दी। बासित इन दोस्तों में मसरूफ हो गया। इसके वालिदैन मेहमानों में हानि के लिए बेटी सबको देख रही थी। बेटी मेहमानों को जूस सर्व कर रहा था। इसने हानि को भी जूस का गिलास पिलाया। वहाँ गिलास हाथ में लिया तो ढूंढने लगी। इसकी नजर सिर्फ हाथ को तलाश कर रही थी। अचानक वो एक औरत से टकरा गई और जूस उसकी ड्रेस पर गिर गई। इस पर परेशान होकर सॉरी करने लगी। कोई बात नहीं, वैसे भी गलती मेरी है, मैं ही देखकर नहीं चल रही थी। हानि ने अपनी गलती फौरन मान ली। मिसेस बिलाल ने देखकर हानि के पास कहा तो हानि तुम्हारा ड्रेस तो खराब हो गया। नहीं आंटी, बस थोड़ा सा जूस गिरा है, मैं इसे वॉश कर लूंगी। वो टिश्यू से साफ करते हुए बोले, अच्छा तुम ऐसा करो, ये सामने रूम में चल जाओ, वहाँ वॉशरूम में तुम अपना ड्रेस ठीक कर लो। उन्होंने सामने रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा। हानि इस रूम की जगह बड़ी वो रूम हाथ का होता है और वो अपने रूम में बैठा रो रहा है। आहत बेड के पास सर पकड़कर बैठा था। हानिया कमरे के अंदर दाखिल हुई। इसकी पायल के वहां से वो आहत अपना सर उठाता है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। हानिया धड़कते दिल के साथ अपने कदम आगे बढ़ाती है। आहत ने एक उससे बड़ी नजर इस पर डाली। उसके सामने आकर खड़ा हुआ। इसके चेहरे पर तकलीफ का राहत नम आया था और उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। क्यों, क्या तुमने ऐसा? आहत ने सखला जम पूछा। मैंने कुछ नहीं मालूम कि मेरे साथ मुझे कुछ नहीं मालूम कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मुझे मेरा यकीन करो। उसके साथ बोल रही थी, जब तुम मेरे भाई को पसंद करती थी तो मुझे धोखे में क्यों रखा? क्या क्यों तुमने इस दिन मुझे मना नहीं किया? क्यों मुझे ये कहकर कही कि मैं कल जवाब दूंगी? तुम जानती भी हो कि मैंने कितना इंतजार किया इस दिन दोबारा। वो इसके बाजू झिझोड़ते हुए बोला, जानती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकती। तुम मेरी मजबूरी को समझो। वो रोती हुई एक सांस में बोली, कैसी मजबूरी? हाँ, क्या मेरे भाई तुम्हारे साथ जबरदस्ती की शादी करेंगे? ये कहना चाहती हो तुम? वो इसकी आंखों में गुस्से में बोल। हानि को औरत का रूप देखकर खौफ आ रहा था। वो कभी इसके साथ इस तरह से पेश नहीं है। इसने गहरी सांस लेते हुए इसे सब बताना शुरू किया। इस दिन जब तुम मुझे हॉस्पिटल छोड़कर गए और जब मैं हॉस्पिटल के अंदर गई तो मैंने देखा कि वहां पर सब डॉक्टर मेरे और डॉक्टर बासित के मुतालिक अजीब अजीब बातें कर रहे थे, जिस पर डॉक्टर बासित ने सबसे कह दिया कि उनसे शादी करेंगे। मैंने कैसे मना करती हूँ कि मुझे बहुत एहसान है मुझ पर। अगर वो मुझे रहने की जगह नहीं देती तो मैं कहाँ जाती है? इसकी बीती हुई पलकों से इस बात का अंदाजा हो रहा था कि वो शादी मजबूरी में कर रही है। हानि जब इसकी आंखों में आंसू देखा तो इसका दिल इसकी तरफ नरम हुआ। इसने हानि का हाथ पकड़ के कहा, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हें मैं खुद से दूर बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं देख सकता मैं तुम्हें अपने अलावा किसी और के साथ। बस एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे ऐसी मोहब्बत करती हो, फिर मैं सब संभाल लूंगा। बस एक बार कह दो। रोते भी लगते किसी ने बच्चे की तरफ याद करा था। मैं नहीं कर सकती। इसने अपना हाथ छुड़वा कर कहा, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है, मैं मुझसे नहीं होगा। अगर मैंने अब मना किया तो बहुत बदनामी होगी डॉक्टर बासित की, और मैं हर चीज नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली को कोई भी तकलीफ हो। हानि ने जब इनकार किया तो खुद को रोक न सका और गुस्से में से वो कहती थी, उससे नहीं कहना चाहिए थे। तुम्हें खुद गलत रखी हो, सिर्फ तुम्हारे में सोचती हो। तुम्हें लगता है कि तुम जो करती हो वही ठीक है। मैं बहुत मेहमान बनने का शौक है ना तुम्हें, तो बनो तुम। ये कहकर इसने हानि का हाथ छोड़ दिया। वो पीछे मुड़ गया। हानि किया लेकर रोने लगी, लेकिन इससे कोई फर्क न पड़ा। मैं खुद गर्ज नहीं हूँ मैं खुद गर्ज, मेरा यकीन करो प्लीज। वो हाथ जोड़कर इसे कह रही थी। वो इसकी आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आज इसे इस तरह रोता देखकर वो तड़प उठा। वो इसके कदम में घुटनों के बल हाथ जोड़कर इल्तिजा कर रही थी। वो इसके पास है, उसके हाथों को पकड़ कर, तुम खुद गर्ज हो, एक दिन तुम खुद इस बात का इतराफ करोगी। आज की बात ये बात सुनकर इसने अपने आंसू साफ किए उससे कहा कि अगर तुम्हें यही लगता है तो फिर ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अगर तुम में हिम्मत है तो फिर जाओ सब कुछ बता दो अपने भाई को। मैं सब बताऊंगा भाई को और तुम देखना भाई मेरी बात जरूर मानेंगे, क्योंकि वो ये शादी सिर्फ तुमसे हमदर्दी में कर रहे हैं। वो रोते हुए भी मुस्कुरा कर कह रहा था। हानि सुनकर रोने लगी तो हाथ ने कहा, अब रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं अभी भाई से बात करूंगा, कुछ नहीं होगा। और रोकर बोली, क्या मतलब? मैं नहीं समझा। डॉक्टर बासित मुझसे शादी हमदर्दी में नहीं कर रहे, बल्कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। बासित हानि को ढूंढते ढूंढते हाथ के रूम तक वहां पहुंचा। रूम के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी तो इसने अपने कदम रूम की जाने बढ़ाए। जैसे ही रूम का दरवाजा खोला तो वहां हानि मौजूद थी और रात को पहले ही किसी के
अंदर आने की आहट महसूस हो गई थी तो इसलिए वो फौरन पर्दे के पीछे छुप गया। हानिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? बासित ने हैरानगी से पूछा। मैं ड्रेस ठीक करने आई थी, वो खफगी से बोली। बासित ने इसकी ड्रेस को घूरा तो इसमें अब भी जूस के दाग मौजूद थे। तुम्हारी ड्रेस तो वाकई खराब हो गई। तुम बाथरूम में से साफ कर लो, मैं जब तक यहाँ वेट कर रहा हूँ। हानिया अपनी ड्रेस साफ करने चली गई और आहद अब भी पर्दे के पीछे छुपा था। जब हानिया वापस आई तो बासित ने इसका हाथ पकड़ कर, हानिया मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इस शादी के लिए हाँ कर दी। हानिया इसकी बात पर बहुत ज्यादा घबरा गई क्योंकि वो जानती थी कि अहद इसे किसी और के करीब नहीं देख सकता। बासित ने जब हानिया पर गौर किया तो उसे अंदाजा हुआ कि हानिया इसकी बात पे कुछ खास तवज्जो नहीं दे रही, तो इसने अपनी बात काटते हुए कहा, अब हमें चलना चाहिए। भाई सब हमारा वेट कर रहे होंगे। और वो दोनों रूम से बाहर आ गए। हर ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसकी सांसें तेज चलने लगी। वो चीख चीख कर रोना चाहता था, इसे कुछ समझ ना आया तो उसने बेड पर पड़े तकिए को उठाया और अपने मुंह में दबाकर चीख चीख कर रोने लगा। इसे लगता था कि वो बासित से बात करके ये शादी रुकवा लेगा, लेकिन इससे क्या खबर थी कि बासित भी हानि से मोहब्बत करने लगा है। अब ये सब जानकर वो कैसे अपने भाई का दिल तोड़ सकता था, जिसने हमेशा एक बाप की तरह इसका ख्याल रखा और इसकी हर गलती पर पर्दा डाला। मेहमानों के जाने के बाद घर के सब लोग एक ही जगह जमा होकर आपस में बातचीत कर रहे थे, जिस पर मिस्टर बिलाल ने अपनी राय सबके सामने रखी। मेरे ख्याल में निकाह 2 दिन बाद बात सादगी से कर लेते हैं। सुनकर सब घर के सब लोग काफी हैरान हुए। क्यों इतनी जल्दी क्यों बाबा? बासित की सवालिया नजरों से देख कर। क्योंकि मैं तंग आई हूँ लोगों के सवालों के जवाब दे देकर। आखिर कब तक हम सबको जवाब देते फिरेंगे? इसलिए बेहतर ये है कि निकाह जल्दी हो जाए। और हानि का भी अकेले फ्लैट में रहना मुनासिब नहीं। मिस्टर बिलाल की बात पर सबने इतफाक की। कुछ देर बाद मिस्टर बिलाल ने बासित से कहा, बेटा काफी रात हो गई, अब तुम हानिया को छोड़ा हो। जी ठीक है, बासित से अपने साथ ले गया। जनाब आपको किस बात का सदमा लग गया? मिस्टर बिलाल आहत को खामोश देकर बोल पड़े। कुछ नहीं, बस ऐसी ही। वो उदास लहजे में बोला, आप तो हर वक्त मेरे बेटे को ही सुनाते रहते हैं, कभी तारीफ भी करते करे, और आज आहत ने इतनी मेहनत की है इसलिए इसका मुंह सूख गया है। मिसेस बिलाल आहत की तारीफें करने लगी। एक दिन आपके बेटे ने मेहनत कर ली तो ये हाल हो गया। मिस्टर बिलाल ने आहत को छेड़ते हुए कहा, मामा मुझे नींद आ रही है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहां से उठा तो मिस्टर बिलाल इसके इस रवैये से कुछ परेशान हुआ। यहाँ तो क्या हुआ? आज से पहले तो इसने कभी ऐसा नहीं किया, फिर अचानक आज। जाहिर है आप बार बार से बोलेंगे तो इसे बुरा तो लगेगा, लेकिन ये मेरे बेटे का मिजाज तो नहीं है, वो तो किसी बात पर भी सीरियस नहीं होता। मिस्टर बिलाल इसके लिए फिक्रमंद हुए। आप ज्यादा नहीं सोचे, उस बात तक ठीक हो जाएगा। कल निकाह है, इतने सारे काम बाकी हैं, कैसे होगा सब? मिसेस बिलाल ने सुबह सवेरे ही सारे नौकरों को कामों में लगा दिया और हाथ में पेपर पेंसिल कामों की लिस्ट बनाने लगी। मोहतरमा आपकी परेशान हो रही है, सब हो जाएगा। बाप बस अपनी बहू के साथ बेफिक्री से शॉपिंग करें और इन कामों के लिए मैं और मेरे बेटे मौजूद हैं। मिस्टर बिलाल ने इनके हाथ से पेपर लेते हुए कहा, आप जाए और शॉपिंग करें, मैंने ड्राइवर से कह दिया है, वो आप बाहर आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन आप सारे काम अच्छे से देख लीजिएगा। जी जी मोहतरमा, अब आप जाए। शादी की तैयारियां और उस पर थी, सब घर की सजावट में लगे थे, तभी मिस्टर बिलाल ने हाथ से कहा, आज इतने काम बाकी है, ऐसा करो यासिर को भी बुला लो, अगर वो आ जाएगा तो काम में थोड़ी आसानी हो जाएगी। जी मैं कॉल करता हूँ इसे। हाथ से कॉल करने के लिए अपने रूम में चला गया। हाथ को खामोशी से काम करते देखकर बासित ने मिस्टर बिलाल से कहा, बाबा घर में शादी के लिए एक अजीब सी उदासी छाई हुई है, ऐसा लग रही नहीं रहा कि कल निकाह है। इस घर की रौनक तो एक ही इंसान से है, एक वो ही तो है जो सबको सता करता है, लेकिन अब वो ही खामोश है तो कहाँ से रौनक होगी इस घर में? जी बाबा आप सही कह रहे हैं, लेकिन हाथ को क्या हुआ क्या है? कल मैंने इसे डांटा था शायद इसी बात पर, से वो नाराज है। बाबा आप तो इसे रोज डांटते, लेकिन वो कभी आपकी बात को दिल से नहीं लगाता। यकीनन बात कुछ और है, और ये सिर्फ यासिर ही बता सकते हैं, क्योंकि हाथ अपनी सारी बातें इसी से शेयर करता है। अगर यासिर आए तो तुम इस बारे में इससे बात जरूर करना, क्योंकि मैं अपने बेटे को मजीद इस साल में नहीं देख सकता रहा। यासिर से कॉल पे बात करने के बाद वो अपने रूम से बाहर आ ही रहा था कि इसके मोबाइल पर एक नए नंबर से कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम। हाथ ने कॉल रिसीव करती इस्लाम की, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई ना आया तो उसने कॉल काट दी। फिर दोबारा इस नंबर से कॉल आई तो हाथ ने गुस्से में कहा, अगर बात नहीं करनी है तो कॉल क्यों कर रहे हो? सॉरी। थोड़ी खामोशी के बाद वहां से जवाब आया तो आवाज किसी लड़की की थी, और हाथ समझ गए कॉल पे कोई और नहीं बल्कि हानि है। तो तुम हो? हाथ के लहजे में नरमी है। कैसे हो? हानि ने डरते हुए पूछा। सांस चल रही है मेरी तो, जाहिर है ठीक ही हूँ, इसने तंज करते हुए कहा। और क्या सोचा तुमने? किस बारे में? इसके सवाल पर हैरान हूँ। तुमने कहा था कि डॉक्टर बासित तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दोगे। बेफिक्र हो, मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि मैं अपने भाई का दिल नहीं तोड़ सकता हूँ। वो मेरे भाई होने के साथ मेरे दोस्त भी हैं और मैं इनकी बहुत कदर करता हूँ। इसलिए मैं शादी के बाद तुमसे सबसे कहीं दूर चला जाऊंगा। तो मेरी वजह से सबसे दूर चलना चाहते हो? रोते हुए बोली, क्या करूं, पहली बार की मोहब्बत है और तुम्हें अपने अलावा किसी और के साथ देखने की हिम्मत नहीं है मुझमें। तो मेरी वजह से अपनी फैमिली से दूर नहीं जाओ प्लीज। तुम नहीं जानते खिलापन इंसान को एक जिंदा लाश बनाता है, और तुम्हारे पास कितने खूबसूरत रिश्ते हैं, इनकी कदर करो। मेरी वजह से इनसे अलग नहीं हो। इसकी आंखों से आंसू वहां थे और आवाज भराई हुई थी। सुनो मैं अभी कुछ भी सोचने समझने काबिल नहीं, इसलिए मैं अकेला रहना चाहता हूँ, और ये तभी मुमकिन है जब मैं यहाँ से दूर जाऊंगा। ये कहकर इसने कॉल काट दिया और अपना मोबाइल बेड पर फेंकते हुए रूम से बाहर निकला। मिसेस बिलाल शॉपिंग करके बहुत थक चुकी थी। शाम में घर वापस आई तो बासित ने इनके हाथ से फरोख्त सारा सामान ले लिया और नौकर को जूस लाने का कहा। मामा आप ठीक तो है? बासित ने इनकी तबीयत के बारे में पूछा, क्योंकि वो कुछ परेशान नजर आ रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र नहीं करो मामा, आप ही जूस पिए। मैं इसने जूस के गिलास पर कड़ाते हुए कुछ सोचती हुई नजर आ रही थी। तो बासित ने कहा, मामा क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? कोई बात है तो मुझे बताएं। बासित ने इनका हाथ पकड़ के कहा, मैं हानि के बारे में सोच रही हूँ।
इसे देखकर लगता नहीं है कि वो इस शादी से खुश है, और आज तो पूरा टाइम मेरे साथ थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी खुश नजर नहीं है वो। मामा बस इतनी सी बात है पर आप परेशान हो रही हैं, आप जानती हैं कि हानि इतने सालों से अकेली रही, इसलिए इसे वक्त लगेगा हमें समझने में। वो मुस्कुराते हुए इन्हें समझा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यासिर घर के अंदर दाखिल होते ही वो आवाज बुलंद आवाज में बोला, वालेकुम सलाम जनाब, कहाँ गायब थे आप? सुबह से आपका इंतजार करें लेकिन आपकी तो कोई खबर ही नहीं। बासित ने यासिर को देखते ही शिकायतें शुरू कर दी, तुम दोनों बातें करो, मैं जब तक फ्रेश हो जाती हूँ। ओके आंटी, यासिर ने हंसकर कहा। और भाई तैयारी कैसी चल रही है शादी की? बासित ने बासित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। बासित साहब इतनी जल्दी नहीं हो रहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे भाई हाथ कहाँ गायब है, कहीं नजर नहीं आ रहा, वो कुछ सामान लेने गया है, आता ही होगा, जब तक मैं तुम्हें कंपनी देता हूँ। थोड़ी बातचीत के बाद बासित ने हाथ के बारे में पूछा। ऐसे मुझे हाथ के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। जी भाई बोले, क्या बात है? हाथ कल से बहुत उदास नजर आ रहा है, ना हंसता है और ना ही किसी से बात करता है, बस काम में लगा रहता है। ऐसा क्या हुआ है कि वो अचानक इतना खामोश हो गया? बासित की बात सुनकर ऐसा समझ गया कि हाथ क्यों ऐसा कर रहा है, और अब वो बासित से नजरें चुराने लगा। देखो यासिर, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि हाथ अपनी हर बात तुमसे शेयर करता है, इसलिए मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करना। बासित ने तल्ख लहजे में कहा तो यासिर को अपना मुंह खोलना ही पड़ा। भाई हाथ को मोहब्बत हो गई? क्या मोहब्बत हुआ भी हाथ को? बासित सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो, क्योंकि हाथ मोहब्बत को लेकर कभी सीरियस नहीं हुआ। अगर वो किसी लड़की को पसंद करता है तो हमें बता क्यों नहीं रहा है? बासित के सवाल पर एक बार फिर यासिर खामोश हो गया। कौन है वो लड़की जिसने मेरे भाई का हाल कर दिया? सिर्फ भी खामोश कर रहा था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुमसे जवाब दो। भाई वो लड़की हानिया है। यासिर ने जब हानि का नाम लिया तो बासित के होश उड़ गए। ये सब कब और कैसे हुआ? और हाथ ने मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में? भाई हाथ हानि को इस वक्त से पसंद करता जब इसने इसे पहली बार देखा था, और आप नहीं जानते कि हाथ ने हानि के लिए क्या कुछ नहीं किया, और अब वो आपकी खुशी की खातिर चुप बैठा है। मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही, मुझे तफसील से बताओ सब कुछ। यासिर से सब कुछ जानने के बाद वो हाथ का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। काफी वक्त गुजर गया और हाथ अब तक घर नहीं पहुंचा। हाथ का इंतजार करते करते बासित की आंख लगी। हाथ आधी रात को वापस कर रोता है, पूरी रात रानी हानिया को याद करके रोता है। वैसे ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि कल वो इससे दूर हो जाएगी, इस पर इसका कोई हक नहीं रहेगा। बासित सुबह से हाथ के रूम से निकलने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि रात में भी इससे बात नहीं हो पाई थी। बासित से अब मजीद इंतजार न हुआ और वो उसके रूम की जाने बढ़ा। वहां पहुंचने से दरवाजे पर दस्तक दी। आप तुम उठ गए हो? आसिफ ने बुलंद आवाज में कहा। भाई मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हमने रूम के अंदर से आवाज दी और दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि रात भर होने से इसकी आंखें काफी सूज गई थी, इस वजह से वो किसी के सामने नहीं आ रहा था। तुम दरवाजा तो खोलो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। बासित की मुसलसल कहने पर से दरवाजा खोलना ही पड़ा। दरवाजा खोलते ही वो इसकी जानिब पुश की अपने बेड की तरफ बढ़ा। कल तुम घर कब आए? बासित ने रूम में दाखिल होते ही सवाल किया। भाई कल रात से मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मुझे आने में लेट हो गया। आज अपने बेड की चादर को ठीक करते हुए बोला। वो मुसलसल बासित से अपनी नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था, जिस पर बासित इसकी जानिब बढ़ा और इसके बाजुओं को पकड़कर इसका रुख अपनी जानिब मोड़ा। तुम रो रहे हो? इसकी आंखें सुर्ख और सूजी हुई देखकर इसके मुंह से बेख्तियार निकला। ओ भाई कल रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई, शायद इसलिए। वो अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोला। इधर देखो मेरी तरफ। बासित ने इसका चेहरा अपनी तरफ किया। बड़ा कौन है, मैं या तुम? भाई आप बड़े हैं, लेकिन ये सवाल करने की वजह, जब तुम मुझे बड़ा मानते हो और समझते भी हो तो फिर बड़ापन का मुजाहिरा के लिए तुमने कैसे कर लिया? बासित ने जब ये कहा तो इसकी कुशादा पेशानी पर बल पड़े। भाई मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? बस हानिया से कितनी मोहब्बत करते हो तुम? बासित ने हाथ की आंखों में सवाल देखकर सवाल किया। हानिया का नाम सुनते ही इसकी आंखें भर आई। इसे रोता देखकर बासित ने फौरन इसे अपने गले से लगा लिया और कहा, मैंने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी हर छोटी से छोटी खुशी का पूरा ख्याल रखा है। तुम्हारे बोलने से पहले ही मैंने हर वो चीज तुम्हारे सामने लाकर रख दी जिसके बारे में तुमने सिर्फ सोचा था। तो फिर आज तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा ली? हाँ जवाब दो। भाई मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, और आप भी तो हानि से मोहब्बत करते हैं। वो मासूमियत से बोल रहा है। ये सच है कि मैंने हानि से मोहब्बत की है, लेकिन तुमने तो इससे इश्क किया। अगर मैंने इसका इलाज किया तो इसे जिंदगी सुकून देने वाले तुम हो, और तुमने तो इसके लिए वो सब किया जो शायद मैं भी कभी ना कर सकता। मेरे भाई, मैं चाह कर भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता भाई, लेकिन अब आपकी शादी होने वाली है, इसलिए सारी बातें अब बेमानी हैं। शादी होने वाली है, हुई तो नहीं। और तुम ये बात बखूबी जानते हो कि मैं जबरदस्ती के रिश्ता नहीं बनाता, इसलिए अब जल्दी से तैयार हो जाओ, शाम में तुम्हारा और हानिया का निकाह है। बासित ने इसके आंसू साफ करते हुए कहा। हाथ ने सुनते ही बासित को कस के अपने गले लगा लिया। आज इसकी खुशी की कोई इंतहा न थी। वो पागलों की तरह खुशी से झूम रहा था। इसे इस तरह खुश देखकर बासित की आंखों में आंसू आ गए। भाई मुझे संभाले, कहीं मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं। हाथ अपनी खुशी का जश्न बाद में मना लेना, अभी फिलहाल हानिया के पास जाओ। जी भाई मैं अभी इसके पास जाता हूँ, लेकिन मामा बाबा को कौन समझाएगा? इनकी फिक्र नहीं करो, मैं इन्हें संभाल लूंगा। हाँ तेज रफ्तारी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। इसके जेल में सिर्फ हानि का ही ख्याल था, और ये सोचकर खुश हो रहा था कि जब इसे पता चलेगा कि आज इसका निकाह मेरे साथ है तो वो किस तरह रिएक्ट करेगी। आज इस फ्लैट के करीब अपनी गाड़ी रोकता है जिसमें हानिया ठहरी होती है। वो जल्दी में अपनी गाड़ी से उतरा, फ्लैट की जगह अपने कदम तेजी में बढ़ाता है। जब हानि के रूम के करीब पहुंचता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि रूम का दरवाजा लॉक्ड है। जब वो अंदर दाखिल होता है तो हानिया फर्श पर गिरी होती है, उसके हाथ से खून बह रहा होता है। देखकर वो गिरते पड़ते हानिया के पास पहुंचता है तो इसे अपनी बाहों में लेकर चीख चीख कर रोने लगता है। हानिया जोर से चिल्लाया और इसका चेहरा थपथपाने लगा। उठो हानिया, अपनी आंखें खोलो प्लीज।
देखो मैं आ गया हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर हानिया। आज वो बार बार हानिया का नाम लेकर से कह रहा था, वरना मैं इसे पागल लड़की कहकर ही मुंह पुकारता था, जिससे वो खफा हो जाया करती थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि जल्दी में वो अपना मोबाइल कार में ही भूल गया था। इसकी आवाज से फ्लैट के तमाम लोग वहां जमा हो गए और बासित को भी इसके दोस्त ने कॉल करके इस हादसे की इत्तला दी, तो वो भागते हुए वहां पहुंचे। इन दोनों को इस हाल में देखकर इसके पांव से जमीन निकल गई। भाई भाई देखिए, हानि कोई कुछ बोल नहीं रही, आप चेक करें इसे। इसके लहजे में बहुत दर्द था। जब हानि बासित ने हानिया की नब्ज चेक की तो मालूम हुआ कि वो मर चुकी है। भाई क्या हुआ है हानि को, कुछ बोल क्यों नहीं रही? बासित ने एक नजर हाथ को देखकर अपना सर झुका लिया। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्या हुआ है हानिया को? हाथ रोते हुए बोल रहा था। हानिया अब इस दुनिया में नहीं है, वो हम सबसे बहुत दूर चली गई। बासित का ये कहना था कि आहद आपे से बाहर हो गया, और बासित को धक्का देते हुए कहा, ये क्या बोल रहे हैं आप, कुछ अंदाजा भी है? हानिया बिल्कुल ठीक है, बस इसके हाथ पर छोटी सी चोट आई है, मैं अभी इसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आहद संभालो खुद को, होश में आओ, हानिया मर चुकी है। नहीं, आपको कुछ नहीं पता, आप पागलों के डॉक्टर हैं। मैं हानिया को दूसरे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ और आप देखना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसने हानिया को अपनी बाहों में उठाया और लड़खड़ाते कदमों के साथ वो हॉस्पिटल की जाने बढ़ा। हॉस्पिटल पहुंचकर वो डॉक्टर को आवाज़ देने लगा और बासित भी इसके साथ वहां मौजूद था इसे संभालने के लिए। डॉक्टर नर्स भागते हुए वहां आए और हानि को बेड पर लेटाया। डॉक्टर ने हानि को चेक करने के बाद आहत की तरफ नजर किया और कहा, सॉरी शी इज नो मोर। ये सुनते ही इसका रंग सर पड़ गया और वो जमीन पर गिरने ही वाला था कि बासित ने फौरन इसे संभाला। हर वक्त मुस्कुराने वाला चेहरा कम और यास की तस्वीर बन गया, और उसके बाद इसने एक लफ्ज नहीं कहा, ना ही इसकी आंखों से दोबारा आंसू निकले। 3 दिन बाद हानिया के जाने के बाद आहद ने खुद को अपने कमरे में कैद कर लिया। ना वो किसी से बात करता, ना ही किसी से मिलना पसंद करता। आहद और कब तक इस तरह अपने रूम में पड़ा रहेगा? इसे कहीं कहीं के आकर हमारे साथ बैठे। मिस्टर बिलाल अपनी बेगम से मुखातिब हुए। मैंने इसे एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा है कि वो अपने रूम से बाहर निकलो, सबके साथ बैठो, लेकिन वो है कि मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं देता। मिसेस बिलाल आहद की इस हरकत से उदास थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमारे घर में आखिर हो क्या रहा है। एक तरफ आहद इस हाल में और दूसरी तरफ बासित पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा है। पता नहीं कब हानि का केस खत्म होगा। मिस्टर बिलाल अपने घर के हालात देखकर काफी परेशान थे। बाबा सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें, बासित ने घर में दाखिल होते ही कहा। लेकिन कैसे बेटा? मिस्टर बिलाल हैरान हुए, क्योंकि हानि का केस क्लोज हो गया। आज जब पुलिस ने हानि के रूम की तलाशी ली तो उन्हें वहां से एक लेटर मिला, जिससे साबित हो गया कि इसने खुदकुशी की है। चलो शुक्र है, एक मसला तो हल हुआ। ये सुनकर मिस्टर बिलाल ने सुकून की सांस ली। जी बाबा, लेकिन ये लेटर हल के लिए और मुझे इस तक इसे पहुंचाना है। मैं आता हूँ इसे ये देकर। बासित इसे लेटर देने के लिए जब रूम में पहुंचता है तो देखता है कि वो बेड के करीब नीचे फर्श पर बैठा किसी ख्यालों में गुम है। हाँ, तुम इस तरह बैठे हो, इसलिए इसे उठाते होगा। बासित ने इससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। तो बासित ने अब मजीद कुछ कहना गवारा नहीं समझे। उसके हाथ में हानिया का लेटर थमाते हुए कहा, यह हानिया ने तुम्हारे लिए लिखा है, हो सके तो इसे जरूर पढ़ना है। कहकर बासित वहां से चला गया। हानिया इस लेटर पर नजर डाली तो फिर से वो मंजर इसकी आंखों के सामने आ गया, जब वो हानिया को अपनी बाहों में लेकर रो रहा था। इस लेटर को काफी देर तक घूरने के बाद जिसने जब वो लेटर खोला तो उसमें लिखा था कि मैं जानती हूँ जब तुम ये लेटर पढ़ रहे होगे तो तुम्हें मुझ पर शदीद गुस्सा आ रहा होगा। तुम्हारा गुस्सा जायज भी है, लेकिन मैं क्या करती, मेरे पास खुदकुशी के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैं थक चुकी थी अपनी जिंदगी से। मैं जिंदगी में जब भी खुशी ने दस्तक दी है, मुझे एक नई आजमाइश से गुजरना पड़ा है। उस बार भी मुझे 2 लोगों में से किसी एक का इंतखाब करना था जो मेरे लिए नाकाबिल कबूल था। मैं इस बार फिर से वही गलती नहीं दोहराना चाहती थी जो मैंने 3 साल पहले की थी अपने बाबा और आमिर के दरमियान। मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ था। आज मुझे अम्मी की वो बात याद आ रही है जो वो अक्सर मुझे कहा करती थी कि मैं एक मनहूस लड़की हूँ, मैं किसी को खुशी नहीं दे सकती। और बिल्कुल सही कहती थी, मैं वाकई किसी को कोई खुशी नहीं दे सकती। कल जब तुमने मुझे कॉल में कहा कि तुम अपनी फैमिली से दूर जाना चाहते हो, वो भी सिर्फ मेरी वजह से, तो ये बात मुझे अंदर ही अंदर बेचैन कर जा रही थी। चंद लम्हों में ये बेचैनी इतनी बढ़ गई कि मैंने खुदकुशी का फैसला कर लिया। और अब मैं जाने से पहले मैं एक सच तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने भी तुमसे बहुत मोहब्बत की है। जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी, तुमने मुझे तंग करना शुरू किया था, तो तुम्हारी इन्हीं हरकतों से मैं खुश हो जाया करती थी। मुझे तुम्हारे झूठ से ज़हनी सुकून मिलता था, लेकिन तुम्हारे सामने कभी जाहिर नहीं किया, क्योंकि तुम्हारी तरह मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी बात किसी के सामने रख सकूं। इसलिए आज जाते हुए मैं तुम्हारी इस बात को भी मानती हूँ जो तुमने मुझसे कही थी कि तुम्हें खुदगर्ज लड़की हो, और एक दिन तुम खुद इस बात का एतराफ करोगी। लो, आज मैं इस बात का एतराफ करती हूँ कि मैं खुदगर्ज लड़की हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आहत ने लेटर पढ़ने के बाद इसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया और शदीद गुस्से में लड़के को देखकर कहने लगा, तुम हमेशा से ही खुदगर्ज थी, इसलिए हर बार तुमने वही किया जो तुम्हें ठीक लगा। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसी खुदगर्ज लड़की के लिए आंसू बहाऊंगा? बिल्कुल नहीं। मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत नहीं की होगी जानिए जितनी अब मैं तुमसे नफरत करने वाला हूँ। आज के बाद मुझे तुमसे और तुम्हारे नाम से नफरत है। कहकर इसने वो लेटर फेंक दिया। खत्म शुरू। तो रीडर्स, कैसा लगा आपको ये नावल? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। नए नावल के साथ आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।